अस्सलाम वालेकुम सर। सर मीटिंग लाइव है, आप कंटिन्यू कर। वालेकुम सलाम। सर काइंडली बता दीजिएगा मेरी आवाज़ क्लियर है? जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है। सर स्क्रीन विजिबल है? जी सर। ओके जी। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम कायद खालिद और आज हमारा जो वर्कशॉप है वो है स्टैटिस्टिक्स के हवाले से। का टाइटल है स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइड एक्सप्लोर एनालाइज विजुअलाइज। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ पे कोई है कि जिसको पांडास या नमपाई की कोई नॉलेज ना हो? एनीवन हैंड रेस कर दे। किसी को कोई कोई पता ही ना हो पैंडास और नमपाई का? ओके सर। सर अब्दुल रहमान, आप थोड़ा अनम्यूट कर सकते हैं? आप मुझे बता सकते हैं कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं कि नहीं आपको कुछ कुछ पता है? अगर आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरह आपको नॉलेज नहीं है, ताकि मैं उस लिहाज से आपको फिर समझा सकूं, क्योंकि यहाँ अस्सलाम पे मैं। वालेकुम जी सर। जी वालेकुम इसमें ना सलाम। मुझे सिर्फ इतना पता है कि नम पाई और पांडास पाइथन की लाइब्रेरीज हैं जिनको हम डाटा के साथ काम करने के लिए यूज करते हैं, बस इतना पता है। और और सर कभी कभी ट्राई इस्तेमाल किया नहीं है? ओके नहीं। सर। ओके ओके, थैंक यू। सर आसिफ खान, आप बता सकते हैं? आई अस्यूम के जी। ओके सर। सर तो जिसको पेंडेस जिन सर को पेंडेस और नंबर के थोड़ा नॉलेज नहीं है, तो मैं साथ साथ बता भी दूंगा, लेकिन मैं ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं बताऊंगा। बाकी मैंने यहाँ पे कोड वगैरह नोटबुक में शेयर कर दूंगा। तो आप इन डेप्थ अगर इसको करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर भी समझना है तो काइंडली उस वक्त मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा जी। तो आज जो हम कवर करेंगे वो हम स्टैटिस्टिक्स कवर करेंगे। बेसिक्स बेसिक्स जो हमारे कोर कंसेप्ट्स हैं उसके, उसको कवर करेंगे, जो हमें डेटा को समझने के लिए, डेटा साइंस की प्रोजेक्ट करने के लिए या डेटा एनालिसिस करने के लिए, उसके लिए हमें जो स्टैटिस्टिक्स चाहिए आज हम वो कवर करेंगे। बाकी स्टैटिस्टिक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत एडवांस भी है, लेकिन हम एडवांस बिल्कुल टच नहीं करेंगे। हम सिर्फ बेसिक टॉपिक्स कवर करेंगे, जो हमें इनिशियली आइडिया देगा कि हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स है वो हम किस तरह अपने प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, और इसको हम किस तरह इससे हम डेटा एनालाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स होती क्या है? तो जिस तरह एग्जाम्पल से वाजह है कि इट इज़ कलेक्शन, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। हम क्या करते हैं इसमें? हम कलेक्शन करते हैं डेटा की, उसको फिर एनालाइज करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स लगा के, उसको इंटरप्रिटेशन इसकी करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम जो ये डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, आया ये हमारे काम का है भी कि नहीं भी है। और ऑर्गेनाइजेशन इसमें आ जाती है। स्टेटिस्टिक्स के डिफरेंट फील्ड्स है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल डेटा आ जाए तो हम क्या करेंगे, अगर कैटेगोरिकल डेटा आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो डिफिनीशन से हम पता लगा सकते हैं कि स्टेटिस्टिक्स होती क्या है। अच्छा, स्टेटिस्टिक करती क्या है, हम स्टेटिस्टिक इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो हमें, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ लाइकली समवन टू परचेज अ प्रोडक्ट, हम किस तरह ये बता सकते हैं कि एक बंदा है, वो जो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, वो किस तरह ज़्यादा, हमारे जो प्रोडक्ट है वो किस तरह ज़्यादा बिकेगा। मीन्स कि अगर एक पर्सन है, अगर वो डिफरेंट पेमेंट मेथड इस्तेमाल करता हो, फॉर एग्जांपल किसी स्टोर में कैश पे वो ज़्यादा सामान बिकेगा या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे ये वो सामान बिकेंगे, तो ये प्रोडिक्शन करने के लिए हम स्टैटिस्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे अगला, अगर हम एक फैक्ट्री है, हम जीन्स बना रहे हैं, तो हम एक सर्वे करेंगे कि हमें कौन से साइज़ के जो पैंट्स है वो बनाने चाहिए, ताकि वो 95% ऑलमोस्ट, या जो भी हम टारगेट कर रहे हैं हम अपने सेलर्स को, अपने क्लाइंट्स को, कि कितना कितने परसेंट लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं, ताकि हमारे पास पता चल जाए कि हम कौन से साइज़ के जीन्स बनाएं, ताकि वो हमारे पास सारे के सारे उन पे फिट आ जाए। तो इसको एनालाइज करने के लिए हम स्टेटिस्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। और फिर हम टेस्टिंग वगैरह कुछ करते हैं कि हमारे पास
कौन से टेस्ट हम कर ले, फॉर एग्जांपल हम कौन सा स्ट्रेटजी अपनाएं ताकि हमारे पास जो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो सही आ जाए। तो उसमें हमारे पास कुछ टेस्टिंग्स भी यूज़ होते हैं, जिस तरह ए बी टेस्टिंग हो गया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, और भी मजीद है। तो एज अ होल अगर हम इसको मैं इसको समराइज करना चाहूँ तो स्टेटिस्टिक्स हम प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम अपने जो हम काम कर रहे हैं या कोई डेटा एनालाइज कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसको प्रेडिक्ट कर सके स्टेटिस्टिक को यूज़ करके कि हमारे पास इस डेटा की हमारे पास क्या आउटकम्स आ सकती है, सॉरी हमारे पास आउटपुट क्या आ सकती है। तो इस सिनेरियो में हम स्टेटिस्टिक इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारे पास आगे स्टेटिस्टिक्स की मेन दो ब्रांचेस आ जाती है। ब्रांचेस तो और भी है, लेकिन जो कॉमन ब्रांचेस है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। जिस तरह हमारे पास यहाँ अ, जिस तरह यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स हैं, जो नाम से जाहिर है, डिस्क्रिप्टिव जो डिस्क्राइब से निकला हुआ है, ये क्या करता है कि हमारे पास डेटा को डिस्क्राइब करता है। किस तरह डिस्क्राइब करता है? उसका हम मीन लेके, मीडियन लेके और मोड लेके। मीन मीडियन मोड के ज़रिए हम डेटा को एनालाइज करते हैं कि इनका एवरेज क्या है, इनका मीडियन क्या है, इसका मोड क्या है। हम इसको आगे जाके फर्दर डिस्कस करेंगे मीन मीडियन मोड को। यहाँ पे एक और हमारे पास जो है आ जाता है, हमारे पास एक और कंसेप्ट आ जाता है, पॉपुलेशन और सैंपल डेटा। पॉपुलेशन और सैंपल डेटा क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव हमारे पास पॉपुलेशन के लिए यूज़ हो रहा है, इट वर्क्स फॉर पॉपुलेशन। और इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स हमने प्रेडिक्शन निकालना है सैंपल डेटा की, टू मेक इन्फ्रेंशियल अबाउट लार्ज पॉपुलेशन लाइक ए बी टेस्टिंग। जिस तरह मैंने कह दिया कि हम टेस्टिंग के जरिए प्रेडिक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे एक मेन जो हमारे पास दो कंसेप्ट आ जाते हैं, पॉपुलेशन और सैंपल डेटा। पॉपुलेशन और सैंपल डेटा किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा। हमारे पास एक कंपनी है, वो लैपटॉप बना रही है, और लैपटॉप उनकी जो टारगेट है वो स्टूडेंट्स हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम एक लैपटॉप बना रहे हैं जिसकी रेंज भी हमने मुतय्यन करनी है और इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो भी हमने करनी है, लेकिन हमारे जो टारगेट है वो स्टूडेंट है। तो वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में ये लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन हमें पता चल जाए कि पाकिस्तान में जो स्टूडेंट है वो क्या क्या स्पेसिफिकेशन हमसे लेना चाहते हैं, और किस प्राइस टैग है उनकी, मतलब उनकी रेंज क्या है। तो अगर हम पूरे पाकिस्तान की स्टूडेंट की बात कर ले, तो मिलियंस में स्टूडेंट्स हैं। तो एक कंपनी के लिए ये एक नामुमकिन है कि वो पाकिस्तान में हर स्टूडेंट से जाके पूछे कि जी आपको किस तरह की लैपटॉप चाहिए, उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, आपकी प्राइस क्या है, कि हम उस प्राइस में आपको वो लैपटॉप दे दें। तो अगर हम देख लें यहाँ से, तो ये नामुमकिन है। तो एज अ होल पाकिस्तान, इस एग्जाम्पल में जो ये स्टूडेंट है सारे पाकिस्तान की, ये पॉपुलेशन है हमारे एक डेटा सेट की। अगर हम स्टूडेंट की डेटा सेट ले रहे हैं ना, तो हमारे पास पाकिस्तान की जो सारी स्टूडेंट है वो पॉपुलेशन है। लेकिन पॉपुलेशन में तो हम ले नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? हम रैंडम उठा लेंगे, रैंडम डेटा सेट उठा लेंगे। फॉर एग्जांपल, हम कराची के कुछ स्कूल से डेटा उठा लेंगे, लाहौर से उठा लेंगे, मुल्तान से उठा लेंगे, क्वेटा से उठा लेंगे, पेशावर से उठा लेंगे, इस्लामाबाद से उठा लेंगे। लेकिन वो किस तरह उठा लेंगे? वो रैंडम हम उठाएंगे कि हमारे पास जी कराची में तकरीबन फॉर एग्जांपल 1 करोड़ बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं जिनको लैपटॉप की ज़रूरत है। हम कह रहे हैं कि जी इसमें से 10,000 रैंडम 10,000 उठा लो। वो भी इस तरह होंगे कि रैंडम होंगे, कि उसमें कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बच्चे होंगे, कुछ गवर्नमेंट के होंगे, कुछ जो ऑनलाइन स्कूलिंग कर रहे हैं उनके बच्चे होंगे। हम रैंडम उठा लेंगे। स्टैटिस्टिक्स में रैंडम डेटा उठाने के लिए भी आपकी टेक्निक्स हैं। हम कराची से रैंडम उठा लेंगे, हम इस तरह लाहौर से रैंडम उठा लेंगे, फैसलाबाद से रैंडम उठा लेंगे, और इस्लामाबाद से। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डेटा सेट है वो 10 मिलियन की हो, 1 करोड़ की। और हम जो सैंपल डेटा उठा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सैंपल डेटा हो वो 100 के हो, कि हमारे पास जो 1 लाख के करीब के बच्चों की जो हमारे पास राय है लैपटॉप के हवाले से, उसको उठा लो। फिर उस पर हम अपनी जो स्टेटिस्टिक है वो अप्लाई करेंगे, फिर हम उससे पता लगा लेंगे कि जी हमारे पास किस तरह का लैपटॉप बनना चाहिए। तो एज एज अ होल जो 10 मिलियन की जो काउंट है, ये पॉपुलेशन है, ये हमारे डेटा के सेट की पॉपुलेशन है। और हमने जो 100 के 1 लाख बच्चे उठा लिए अपने डेटा सेट में से रैंडमली, ये हमारे पास सैंपल डेटा हो गया। तो सैंपल डेटा इज द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन।
हम पॉपुलेशन में से सेट निकाल लेते हैं, उसमें से हम फिर उस पे अपनी जो स्टेटिस्टिक्स है वो अप्लाई करते हैं और उससे इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास सैंपल डेटा बन गया और ये हमारे पास पॉपुलेशन बन गया। क्लियर हो गया जी? एनी क्वेश्चन टिल हियर? किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो बिला झिझक पूछ लिए, हैंड रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस डायरेक्ट पूछ लीजिएगा। ओके जी। फिर हमारे पास फिर हमारे पास डेटा की टाइप आ जाती है। वो तो स्टेटिस्टिक्स की डेटा थी, टाइप्स थी दो। फिर हमारे पास डेटा की टाइप्स आ जाती हैं। डेटा हम किसे कहेंगे? डेटा जिस तरह हमारे पास कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जिसको हम मेजर कर सकते हैं, चाहे वो हम काउंट कर सकते हो, चाहे वो हम सम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा डेटा जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम काउंट कर सके उसको हम डेटा कह देंगे सिंपली। फिर डेटा में हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। एक है न्यूमेरिकल डेटा जिसको क्वांटिटेटिव डेटा भी कहते हैं, और एक है कैटेगोरिकल डेटा जिसको क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। न्यूमेरिकल डेटा जिस तरह नाम से ज़ाहिर है न्यूमेरिकल नंबर्स होंगे, क्वांटिटी हमारे पास क्वांटिटी ज़ाहिर करती है। कैटेगोरिकल डेटा कैटेगरी वाइज डेटा होगा। कैटेगरी मतलब क्वालिटी, हम क्वालिटी चेक करते हैं इसमें। न्यूमेरिकल डेटा में अगेन हमारे पास दो सब ब्रांचेस होते हैं, एक होते हैं कंटिन्यूस, एक होते हैं डिस्क्रीट। जिस तरह हमारे पास पाइथन में होता है, एक होता है इंटीजर, एक होता है फ्लोट। तो अगर हम उसको यहाँ पे कर ले तो ये डिस्क्रीट हमारे पास इंटीजर होती है और कंटिन्यूस हमारे पास फ्लोट होती है। ये सिर्फ समझाने के लिए थी, लेकिन ये होती है कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। कंटिन्यूस डेटा क्या होती है? दैट कैन बी मेजर, ऐसा डेटा जिसको हम मेजर कर सके। किस तरह मेजर कर सके? फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस हो हमारे पास, हम कह दें कि कराची से लाहौर तक कितना फासला है, तो ये कंटिन्यूस है हमारे पास। फॉर एग्जांपल एक बंदा कहे कि हमारे पास ये 105.6 किलोमीटर, तो ये 100.6 ये हमारे पास फ्लोट आ गई। 100.5 106.5 किलोमीटर। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस डेटा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिसिमल में नंबर आ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास डिस्क्रीट की बात कर ले तो उसमें हमारे पास कंटिन्यूस डेटा नहीं आ सकता, वो फ्लोट नहीं हो सकती, वो एग्जैक्ट एक ही फिगर होगा, मतलब इंटीजर ही होगा। दैट कैन बी काउंटेड, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पेट्स, एक बंदा है पेट्स वाला है, हम कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कितने पेट्स है, वो कह रहा है 5। हमने कभी ये नहीं किया सुना होगा कि हमारे पास 6.2 पेट्स है। नो, इट डजेंट मेक सेंस, ये कोई सेंस नहीं बना रहा। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में हमारे पास जो मेन डिफरेंस है कि कंटिन्यूस हमारे पास हम मेजर कर सकेंगे, वो डेसिमल में भी आ सकती है। और डिस्क्रीट जो डेटा होते हैं उसको हम काउंट करेंगे, वो हम मेजर नहीं कर सकते। मतलब मेजर का मतलब यही है कि वो हमारे पास डेसिमल में नहीं आ सकते। इस तरह का अगर हम कैटेगोरिकल डेटा पर आ जाए तो एक क्वालिटेटिव डेटा, हम क्वालिटी चेक करते हैं। इसमें अगेन दो है, एक है नॉमिनल, एक है ऑर्डिनल। नॉमिनल ऐसा डेटा जो अनऑर्डर्ड हो, जिसमें हमारे पास ऑर्डर की कोई इतनी ख़ास अहमियत नहीं हो, लेकिन हमारे पास उनका अपना एक मकसद हो। जिस तरह मैरिटल स्टेटस हो गया, मैरिड अनमैरिड। जिस तरह हमारे पास ब्लड ग्रुप्स हो गए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी प्लस, ग्रुप सी प्लस, वो हमारे पास नॉमिनल अनऑर्डर्ड डेटा है, जिसमें ऑर्डर हमारे पास मैटर नहीं करती। चाहे जो भी ऑर्डर हो उस पे हमारे पास कोई नहीं। सिटी हो गए, कोई लाहौर का है, कोई कराची का है, कोई इस्लामाबाद का है, तो ये नो और अनऑर्डर्ड डेटा है, मतलब नॉमिनल है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेकिन ऑर्डिनल डेटा जो है वो उसमें ऑर्डर मैटर करती है। जिस तरह हमारे पास यूनिवर्सिटी के ग्रेड्स हो गए, ए, बी प्लस, सी प्लस, डी प्लस, एफ। अगर हम नॉमिनल और ऑर्डिनल में फ़र्क बयान करना चाहूँ मैं, तो नॉमिनल में हमारे पास जो ब्लड ग्रुप्स हैं, ए, बी, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इस तरह की। और अगर ऑर्डर में देख ले तो ये है ए प्लस बी। अगर किसी को हम कहे कि आपका जो ब्लड है वो ए है, मेरा बी है, आपका तो ब्लड सुपीरियर है, मेरा नहीं है, तो नहीं, ये गलत है। क्योंकि ए ब्लड ए ग्रुप की ब्लड अपनी अहमियत है, बी ग्रुप की अपनी अहमियत है। ये उस तब पता चलता है जब बंदा बीमार हो जाता है, उसको ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम पेपर्स की बात कर ले कि मैं कहूँ कि मेरा बी प्लस है और आपका ए है, तो मेरा बी प्लस आपसे बेहतर है, तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ए हमारे पास एक ऑर्डर उन्होंने मुंतखब की है कि ए हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल वो 90% मार्क्स पे होगा, बी प्लस 85 पे होगा, बी 80 पर होगा। तो यहाँ पर एक ऑर्डर है, ऑर्डर के बिना ये कुछ मायने नहीं रखता, इसमें ऑर्डर ज़रूर है, ज़रूर होगा। और हमारे पास जो अनऑर्डर डेटा है, नॉमिनल डेटा, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करती। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। किसी का कोई क्वेश्चन?
किसी को कोई बात समझ ना आई हो। अगर मैं कुछ मिस्टेक्स भी कर लूँ तो काइंडली मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। मैं भी मिस्टेक कर सकता हूँ। ओके सर जी। सर बहुत जी अच्छा जी। क्लियर हो गया। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। ओके जी। फिर हमारे पास एक आता है कि व्हाई डज डेटा टाइप्स मैटर। हमारे पास जो इतने डेटा टाइप्स हैं, कंटिन्यूस है, डिस्क्रीट है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, ये मैटर क्यों करती। हमारे पास एक ही डेटा टाइप क्यों नहीं होना चाहिए था कि बस हमारे पास स्टेटिस्टिक्स है, हम नंबर गेम्स है, हमारे पास नंबर से काम हो जाता है तो बस ठीक है, बस और हर चीज़ को नंबर में डिफाइन कर लो। मतलब कि ये नहीं होना चाहिए कि ऑर्डर हो, ये अनऑर्डर्ड हो, ये कंटिन्यूस हो, ये नॉन कंटिन्यू, ये क्यों होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि टू नो व्हाट काइंड ऑफ समरी स्टैटिस्टिक्स अप्लाइड, कि हम समरी स्टैटिस्टिक कौन सा अप्लाई कर ले। समरी स्टैटिस्टिक्स का यहाँ क्या मतलब, हमारे पास मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस वगैरह ये आ जाते हैं, कि जिसमें हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स की हम समरी निकालते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। एंड विजुअलाइज डेटा करेक्टली। हमारे पास डेटा को हम विजुअलाइज भी करेंगे, तो उसके लिए हमें किस तरह पता चलेगा कि इस डेटा को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर ले, उस डेटा को किस तरह रिप्रेजेंट कर ले। तो उसके लिए हमें नॉलेज होना चाहिए डेटा का। हम जो ये डेटा एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास ये जो है, हम किस तरह इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, न्यूमेरिकल डेटा है, उसमें उसको हम मीन, मीडियन, मीन मीडियन उसको डिफाइन करते हैं कि हाँ हाँ जी, ये हमारा मीन है, ये हमारा मीडियन है। मीन और मीडियन किस तरह डिफाइन करते हैं वो आगे जाके हम चेक कर लेंगे। और हमारे पास जो दो कैटेगोरिकल डेटा हो, तो उसको हम स्कैटर प्लॉट से डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें हम रिलेशन फाइंड करते हैं। जिस तरह हमारे पास, अगर हम मशीन लर्निंग के एक एग्जांपल ले रहे हैं लीनियर रिग्रेशन की, कि हमारे पास एक हाउस है, उसमें इतने कमरे हैं, उसमें इतने फ्लोर्स है, तो इसकी प्राइस यही है। तो हमारे पास ये दूसरा घर है, कि फॉर एग्जांपल पहले घर में हमारे पास दो कमरे थे, डबल स्टोरी था, उसकी प्राइस 1 लाख थी। एक दूसरा घर है, वो ट्रिपल स्टोरी है और उसमें 4 कमरे हैं, तो उसमें कितना हमारे पास उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए थी। तो इसको हम स्कैटर प्लॉट से, जिस तरह हमारे पास इस तरह होता था कि हम स्कैटर प्लॉट से इसको डिफाइन कर देते थे। यहाँ पे कुछ डॉट्स थे इस तरह के, और फिर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह की। तो इससे हमारे पास पता चलता है कि हाँ, हमारे पास प्राइस प्रोडिक्शन हो जाती है। तो ये जो डॉट्स है ना, ये कैटेगोरिकल डेटा में हम रिलेशन फाइंड करते हैं, कि हमारे पास यहाँ पे हाउस है और ये प्राइस है। तो हाउस भी हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा में होगा, हाउस की जो फंक्शंस हैं। और यहाँ पे प्राइस भी हमारे पास कैटेगोरिकल है। तो फॉर एग्जांपल हाउस हमारे पास है एक, मुख्तलिफ हो सकती है। तो मैं जो समझाना चाहता हूँ वो ये समझाना चाहता हूँ कि स्कैटर प्लॉट हमारे पास हम दो न्यूमेरिकल डेटा में रिलेशन फाइंड करते हैं। ये एग्जांपल मैंने दे दिया। और कैटेगोरिकल डेटा के लिए हम मोड फाइंड करते हैं, जिस तरह मैंने कह दिया कि हम इसको काउंट कर सकेंगे। मोड तो उसके लिए बार प्लॉट यूज़ होता है, जिस तरह की ये एक बार प्लॉट होती है, कि हमारे पास ये इस तरह है, ये इस तरह है, ये इस तरह है। तो इसमें हम कैटेगरी की जो कैटेगोरिकल डेटा है उसको हम बार प्लॉट से विजुअलाइज करते हैं। ये हमें किस तरह पता चलता है, ये हमें डेटा टाइप्स से पता चलता है, कि हमें न्यूमेरिकल डेटा की नॉलेज हो और हमें कैटेगोरिकल डेटा की नॉलेज हो। तो हम उसके बाद ये डिसाइड कर सकते हैं क्या चाहिए, इस पे समरी स्टैटिस्टिक्स कौन सा लगाना चाहिए और उसको विजुअलाइज किस तरह करना चाहिए। कैटेगरिकल डेटा हो तो उस पे समरी स्टैटिस्टिक कौन सी लगेगी और इसको हम विजुअलाइज किस तरह करेंगे। क्लियर। ओके जी। फिर हमारे पास आ जाता है समरी स्टैटिस्टिक्स। जिस तरह इससे पहले मैंने बात की कि हम समरी स्टैटिस्टिक्स की बात की, तो समरी स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। समरी स्टैटिस्टिक्स होती वही है जिस पे हमें डेटा का पता चलता है कि हमारे पास जो ये डेटा है, इसकी सेंटर क्या है, सेंट्रलिटी हम डिफाइन करते हैं कि डाटा की सेंटर क्या है, इसका मीडियन क्या है, इसका मिड पॉइंट कौन सा है, मतलब डाटा की मिड कौन सा है, और डाटा की मीडियन क्या है, उसका मोड केस में कौन से नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हम समरी स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और समरी स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास मीन, मीडियन और मोड आती है। मीन जिस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जितने भी टर्म्स हो उसको सम कर ले और उसको डिवाइड कर ले नंबर ऑफ टर्म्स पर, तो ये हमारे पास मीन हो जाएगी, उस डेटा की मीन हो जाएगी। मीडियन है, मीडियन हम क्या कहेंगे, मीडियन एक ऐसा पॉइंट, डेटा पॉइंट में जिसमें हमारे पास 50% डेटा लेफ्ट साइड पर हो और 50% डेटा राइट साइड पे हो। अगर इस तरह की बात कर ले हम, इस तरह की हमारे पास, अगर हम इसको ग्राफ करना चाहें, ये हमारे पास डेटा की ग्राफ हो।
तो ये हमारे पास इनकी इसकी मीडियन होगी जो हमें नज़र आ रही है, क्योंकि 50% डेटा यहाँ पे है, 50% डेटा यहाँ पे है। तो इस पॉइंट को हम मिड पॉइंट कहेंगे और ये इसकी इस डेटा की मीडियन होगी, जिस तरह यही है। और मोड हम फ्रिक्वेंटली वैल्यू जो हमारे पास डेटा में बार बार रिपीट हो रही हो, तो उसको हम मोड कहेंगे। इसको आगे जाके हम कोड से भी देखेंगे कि हम कोड से किस तरह इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके जी, हम मीन मीडियन मोड ये तो डिफाइन कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमारे पास एक और कंसेप्ट आ जाता है, स्क्यूनेस ऑफ डेटा। ये तो हमारे पास जो डेटा था मीन था, जिस तरह मैंने यहाँ डिफाइन कर लिया कि ये हमारे पास जो ये डेटा है, इससे तो हमें पता चलता है कि ये हमारे पास मीन है। इससे हम मोड भी डिफाइन कर सकते हैं, इससे हम मीडियन भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा डेटा जिसमें हमारे पास मिनिमम वैल्यू या ज़्यादा हो या मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा हो, डेटा ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमारे पास मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा है पी नाम से, कि वो है 1 2 3 4 5, इस तरह का डेटा हो। तो इससे तो हमें पता चल जाता है कि हाँ जी, बस ये इससे मीन भी डिफाइन कर लो, इससे मोड भी डिफाइन कर लो और इससे मीडियन भी डिफाइन कर लो। लेकिन इस तरह का डेटा जिसमें हमारे पास, अगर हम कुछ सर्वे कर ले और इस सर्वे में इस तरह के डेटा 1 1 1 1 1, यहाँ पे आ जाए 10, तो अगर हम यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे हमारे पास जो, अगर हम मीडियन ले वो 1 आएगी, मीन लिए तो मीन भी हमारे पास यहाँ 10 तक लाई करेगी, क्योंकि हमारे पास मीडियन इस फार्मूले से अगर हम ऑल टर्म को सम कर ले, उसको नंबर ऑफ टर्म्स पे डिवाइड कर ले, तो मीन हमारे पास सही तरह से नहीं आएगी। तो इस तरह का डेटा को स्टेटिस्टिक्स में हम स्क्यूनेस के, जिस तरह स्क्यू डेटा होता है उससे हम डिफाइन करते हैं। तो ये इसमें फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। हम डेटा, अगर हमारे पास कुछ डेटा हो उसको हम चेक करेंगे, इसमें तो स्क्यूनेस नहीं है। स्क्यूनेस हमें किस तरह पता चलेगी, उसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह चेक कर लेंगे, वो हमें ग्राफ से पता चलेगी। और उसमें हमारे पास जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन है, उससे भी हमें पता चलेगी कि हमारे पास ये जो डेटा है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास किस तरह है, ताकि हम इसको एनालाइज कर सकें। तो यहाँ पे मेरे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक ग्राफ है, जिसको हम, अब मैंने एग्जांपल लिए हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक क्लास में हाइट स्टूडेंट्स हैं, उसके अगर हम हाइट कैलकुलेट करना चाहें तो 0 हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो 0.9 है, हायर लिमिट 2.1, ये मीटर्स में है। हमने सारे को कैलकुलेट की, ये हमारे पास एक ग्राफ बन गया। ये हमारे पास एक क्लास में स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो, ये इसकी ग्राफ है। तो इसकी जो मिड पॉइंट है ना, वो यहाँ पे लाई करती है। मतलब कि सबसे लंबा सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। तो ये हमारे पास इसकी मीडियन हो गई। इससे 50% डेटा यहाँ पे लाई करता है, इससे 50% डेटा यहाँ पे लाई करता है। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, कि इसमें हमारे पास 50% बच्चे जो है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा है, और 50% बच्चे जो है वो 1.5 मीटर से कम है। और सबसे ज़्यादा बच्चे जो हमारे पास है, जो इस क्लास में है, वो 1.5 मीटर के ही हाइट के हैं। तो ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर हम इस तरह की कुछ एग्जांपल ले ले, हम फॉर एग्जांपल इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन ले ले, कि हमारे पास जो लोग महीने के कमा रहे हैं, अगर हम उनकी डेटा ले ले, तो जाहिर है हर कोई तो अच्छा नहीं कमाता। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर लें, तो जो रिसेंट ग्रेजुएट हुआ हो, उसका फॉर एग्जांपल 10,000 की सैलरी होगी, 20,000 की सैलरी होगी। लेकिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसकी 10 ईयर एक्सपीरियंस है, 15 ईयर एक्सपीरियंस है, शायद वो लाखों में कमा रहा हो। तो फिर अगर उस डेटा की हम एनालिसिस कर ले, तो वो हमें किस तरह पता चलेगा कि इस डेटा की जो हमारे पास मीन है या मीडियन है वो किस तरह फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास थाउजेंड्स में है। हमारे पास ये जो स्टार्ट है 10,000 से लेकर 100,000 है। एक बंदा है वो 10,000 कमा रहा है, ये 20,000 कमा रहा है, 40 50। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि ये हमारे पास 800 है, ये हमारे पास है 900, और ये हमारे पास है 100,000। ये मैं थाउजेंड थाउजेंड ले ले तो मतलब कि हमारे पास 1 मिलियन हो गया जी, 1 मिलियन। तो अगर हम इस डेटा की मीन डिफाइन कर ले, मतलब मीन इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, तो मीन समथिंग लाइक इधर ही आएगा, सम इधर ही आएगा।
क्योंकि यहाँ पे ये 70,000 है, 70,000 से डायरेक्ट हमारे पास जो डेटा है वो लाखों में चली गई है। तो इस तरह की डेटा फिर हम मीन डिफाइन नहीं कर सकते कि हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू आ गई। जिस तरह मैंने कहा कि स्क्यूनिस में हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू आ जाती है, जिसको हम आउटलायर्स भी कहते हैं। तो इस आउटलायर्स की वजह से हमारा जो सारा डेटा है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसको, उस आउटलायर्स को देखने, उस डेटा को एनालाइज करने के लिए हम स्क्यूनिस को डिफाइन कर दें कि हाँ जी, डेटा को चेक कर लो कि वो स्क्यूड है। अगर हाँ स्क्यूड है तो किस तरह की स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। यहाँ पे एक और कंसेप्ट आ जाता है कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूड हम किस तरह डिफाइन कर लेंगे। तो अगर हम ये ग्राफ देख ले, इस ग्राफ के इस हिस्से को हमारे पास कहता है टेल। ओके जी, ये टेल हो गया, ये हमारे पास यहाँ की मिड पॉइंट हो गई। तो अगर हम डेटा में देख लें तो ये हमारे पास डिफाइन करता है कि ये जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हमारे पास जो लोग कमा रहे हैं वो 20,000 से लेकर 50,000 के लोग, ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस रेंज में कमा रहे हैं। और इससे आगे जब चले जाए तो वो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू आ जाती है। तो हम स्क्यूनिस में देखेंगे कि हमारे पास टेल जिस तरफ भी हो, ये मीडियन से पॉजिटिव साइड है, ये मीडियन से नेगेटिव साइड है। अगर हम मीडियन के राइट साइड पे देख ले और टेल यहाँ पर है, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास पॉजिटिव स्क्यूड डेटा है। इसको अगर हम डेटा कुछ एनालाइज करना चाहें और हम चेक कर ले कि ये पॉजिटिव स्क्यूड है कि नेगेटिव स्क्यूड है, तो हम यहाँ देख लेते हैं ये पॉजिटिव स्क्यूड है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास जो एक्सट्रीम वैल्यू है ना वो हमसे ज़्यादा, वो इस डेटा सेट में ज़्यादा है। तो अगर इस तरह की कोई हम करना चाहे डेटा, जिस तरह मैंने पहले एग्जाम्पल दिया, अगर हम लैपटॉप को लंच करना चाहे, हमारे पास कंपनी है वो लैपटॉप लंच कर रही है, वो स्टूडेंट को टारगेट कर रही है। तो अगर हम यहाँ पे देख ले कि एक स्टूडेंट है, उसकी रेंज है 20,000 से लेकर 50,000। और कुछ स्टूडेंट हैं जो वो लाखों, उनके पास लाखों में है, उनकी जो लिमिट है प्राइस की वो लाखों में है, क्योंकि वो जाहिर है वो एप्पल इस तरह की कंपनी को अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट इस तरह है कि वो 20,000 से लेकर 50,000 तक सिर्फ लैपटॉप अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। तो कंपनी के लिए यही ज़्यादा फायदेमंद होगा, ये ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि वो तो अमीर हैं, उनके पास पैसे हैं, वो कुछ कहाँ से भी खरीद सकते हैं। लेकिन जो कंपनी है वो इस वाले रीजन के लोगों को टारगेट करेगा, और वो अपने जो प्राइस टैग है लैपटॉप का वो 20,000 से लेकर 50,000 के रेंज में ही लॉन्च करेगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टारगेट कर सके, वो उनके जो लैपटॉप्स है वो ज़्यादा से ज़्यादातर बिके। तो स्क्यून इसका यही फायदा है कि इससे हमें हमारे पास आउटलायर्स का पता चलता है कि हमारे पास यहाँ की एक्सट्रीम वैल्यू ज़्यादा है या मिनिमम वैल्यू ज़्यादा है। क्योंकि कुछ इन्फ्लुएंसेस इस तरह की होती है जिसमें हमारे पास आउटलायर्स की जो मौजूदगी है, वो हमारे पास डेटा की जो विजुलाइजेशन है वो हमारे पास फिर गलत आती है और हमारे पास डेटा डिस्टर्ब होता है। तो इस वजह से हम ये स्क्यूनिस फाइंड करते हैं। इस तरह पॉजिटिव स्क्यूड से फिर नेगेटिव स्क्यूड भी हो, जिस जो टेल हो ना, जिस तरह अगर हम यहाँ पे देख ले तो ये हमारे पास मीडियन पॉइंट है, 50% डेटा इधर है, 50% डेटा इधर है। लेकिन इस ग्राफ की जो टेल है ना वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास नेगेटिव स्क्यूड है। इसकी अगर हम मिसाल ले लें, ये हमारा मैंने लिखा भी है मार्क स्कोर इजी टेस्ट। हमारे क्लास में एक टेस्ट हो जाता है, जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो 80 से लेकर 50 तक नंबर लेते हैं, ज़्यादातर बच्चे। और कुछ बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे जो काम नहीं करते या टेस्ट सही नहीं देते, वो बिलो 50 ले लेते हैं। तो हम इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो ज़्यादा नंबर है वो कितने ग्रुप के लोगों ने लिए और छोटे कितने लोगों ने लिए हैं। इसमें भी हमारे पास वही एग्जांपल होती है कि हम स्क्यूनिस फाइंड कर देते हैं, एक पॉजिटिव स्क्यूनिस और एक नेगेटिव स्क्यूनिस। और नेगेटिव स्क्यूनिस से हमारे पास पता यही चलता है कि हमारे पास जो आउटलायर्स है वो डेटा की जो ज़्यादातर पॉइंट्स हैं, जो डेटा सेट है उसमें आउटलायर्स ज़्यादा मिनिमम वैल्यूज़ है। अगर यहाँ पे हम देख लें तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है बनिस्बत इसके 50 से और 80 से के दरमियान जो डेटा पॉइंट्स है, उसके लिहाज से ये टेल की जो पॉइंट्स है वो हमारे पास मिनिमम है और ये हमारे पास आउटलायर्स है। तो स्क्यूनिस का फ़ायदा यही होता है कि हम डेटा सेट में से आउटलायर्स फाइंड कर देते हैं विजुअली। हमें अगर हम ऐसे आगे जाके कोई डेटा साइंस में आगे जाना चाहता है, तो अगर हम फिर डेटा एनालाइज करेंगे तो कुछ डेटा सेट इस तरह के होते हैं कि उसमें लाखों लाखों की रोज होती है, मतलब 1 लाख 2 लाख रोज होते हैं। तो फिर उसमें आउटलायर्स चेक करना,
उसी टाइम इतना आसान नहीं होता। उस तो क्या करते हैं? जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सिर्फ एक बात पे कंफ्यूज हूँ सर। स्क्यूनेस और कंट्रोस जो पॉजिटिवली स्क्यूनेस है और नेगेटिवली, इसका तो पता चल गया। मतलब जिस साइड पे इंक्लिनेशन ज्यादा होगी वो उसी वही हम समझेंगे। मतलब पॉजिटिव साइड पे अगर इंक्लिनेशन ज्यादा है तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है ना। नहीं सर, इस तरह अगर हम देख लें, हम टेल को देखेंगे। ये टेल है ना, जी सर। ये टेल है। जी जी। तो ये हमारे पास पॉजिटिव स्क्यूड है। टेल को देखें, टेल जिस साइड पर हो वो स्क्यूड होगा। ये हमारे पास मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव स्क्यूड है। ये देख ले अगर हम, तो यहाँ पे हमारे पास जो मिड पॉइंट है वो 50 है। ये हमारे पास पॉजिटिव साइड है, ये हमारे पास नेगेटिव साइड है। तो टेल कहाँ पे हुआ क्या कहता है, वो नेगेटिव साइड पे है, तो ये नेगेटिव स्क्यूड है। बस इसको आसान, इसको अगर आप समझना चाहें और इसको रट्टा नहीं, मेमोराइज करना नहीं चाहते, सिर्फ समझना चाहते हैं, तो टेल को हमेशा देखा करें कि टेल मिड से किस साइड पर है। पॉजिटिव साइड पे है तो वो पॉजिटिव स्क्यूड है, अगर नेगेटिव साइड पे है तो वो नेगेटिव स्क्यूड है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू। तो हमारे पास कुछ डेटा सेट इस तरह के होते हैं कि उसमें हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है, लाखों मिलियंस बिलियंस में होता है। तो उसको हम विजुअलाइज करेंगे जल्दी से कि उसमें हमारे पास आउटलायर्स कहाँ वाक़ करते हैं, आया वो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। तो उसमें हमारे पास ये जो स्क्यूड है, ये हमारे काम आता है। तो यहाँ तक क्लियर है? ओके जी। फिर यहाँ पे साथ साथ में मैंने एक डेटा सेट पे कुछ एक प्रोजेक्ट था, मैंने उन पे काम किया। मैं भी वो डिफाइन करना चाहता हूँ, मतलब वो उसके साथ जो हम पढ़ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। तो हम वो भी साथ देख लेते हैं, मीडियम सर, मोड तक मेरा आ एक जाते हैं। क्वेश्चन है। जी जी सर। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, और मैं एमफिल मैथमेटिक्स हूँ, लेकिन स्टैटिस्टिक मेरे लिए हमेशा मसला रहा है। जी तो जी। आज मुझे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं, और आप मौका नहीं दे रहे कोई सवाल पूछने का। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड की है जी डाटा जी। की, तो आपने एक वो कहा था कि हम इसको ना मीन और वेरिएंस से भी फाइंड कर सकते हैं। जी जी। तो सबसे अच्छा पहले जी। तो अगर बेहतर हो कि अगर मीन और वेरिएंस का जो ग्राफिकली आप थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दें इसको। ओके जी, ओके जी। मीन जिस तरह मैंने कह दिया, अगर हम इस तरह देख लें सर, इस पॉइंट से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मीन का हमारे पास, हम जिस तरह हमारे पास फार्मूला है सर, मीन का। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड मीन क्लियर है? जी, मीन क्लियर है। स्टैंडर्ड एंड ओके ओके। स्टैंडर्ड ओके जी। डेविएशन एंड वेरिएंस। जी जी जी, यही है। अच्छा जी। तो हमारे पास जिस तरह इसको हम कह रहे थे कि हमारे पास ये है, मैंने नाम शायद नहीं लिखा। ये है हमारे पास मेजर ऑफ स्प्रेड, और इस पीछे मीन को हम कहते हैं मेरा मेजर ऑफ सेंटर, कि हम सेंटर को किस तरह डिफाइन करते हैं। और जिस तरह ये है मेजर ऑफ स्प्रेड, कि हम स्प्रेड को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह स्प्रेड से हमारे पास पता चलता है पहला हुआ, तो हमारे पास मेजर ऑफ स्प्रेड में वेरिएंस आ जाता है और स्टैंडर्ड आ जाता है। तो वेरिएंस हम किससे कहेंगे? एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम ईच डेटा पॉइंट टू द डेटा मीन्स। एक डेटा सेट है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं हम डेटा, ये हमने इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसका जो मीन है, ये हमारे पास मीन है इसका। हमारे पास जो डेटा है वो है 1 2 3 4 5 6। हम डिफाइन करना चाहते हैं कि हमारे पास ये डेटा डेटा सेट है, ये हमारे पास मीन से कितने दूरी पर है। उसको हम आसान अल्फाज में वेरिएंस कहते हैं। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम ईच डेटा पॉइंट टू द डेटाज मीन, कि इस डेटा पॉइंट से और इस डेटा पॉइंट मीन के और इस डेटा पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो उसको हम मीन कहेंगे। हाइयर द वेरिएंस, मोर स्प्रेड इज डेटा। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जितना डेटा स्प्रेड होगा उसकी वेरिएंस इतनी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल मैं एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने दो ग्राफ जो हैं वो ड्रा कर लिए।
तो हम अगर ग्राफिकली देख लेना, एक ग्राफ 1 है और एक ग्राफ 2 है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास यहाँ पे वेरिएंस लेस है, क्योंकि हमारे पास अगर हम देख ले इस ग्राफ को, तो हमारे पास ये जो बल्क शेप है ना, ये वाला, ये थोड़ा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज कम है, यहाँ पे आके यहाँ पे बढ़ी हुई है, फिर आके कम हुई है, तो इसमें हमारे पास जो वेरिएंस है ना वो कम होगा। इसका मतलब ये हाइयर द वेरिएंस मोर स्प्रेड इज डेटा। और अगर हम इस डेटा को देख लेना, इस ग्राफ को, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्प्रेड है ना डेटा की, वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस शेप से हमें पता चलता है कि इस डेटा सेट में हमारे पास जो वेरिएंस है ना वो ज्यादा होगा। समझ आ गई कि नहीं? मैं और भी एक्सप्लेन कर दूँ, किसी को कोई कंफ्यूजन? जी सर, यहाँ तक क्लियर है कि जी जी वेरिएंस इज स्प्रेड, क्या कितना स्प्रेड होगा। तो आपने ग्राफ भी सही बनाए हैं। तो जी जी इसका डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे, मतलब आप कह रहे थे ना, एक टर्म यूज की थी कि हम डिस्ट्रीब्यूशन को वेरिएंस के थ्रू या स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने कह दिया ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जिस तरह ये अगर यही देख ले, ये देख ले, ये डिस्ट्रीब्यूटेड हुई है नॉर्मली। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमें किस तरह पता चलता है कि हमारे पास मीन से 50% इस साइड पे हो और इस साइड पे हो। ये भी हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ही है। अगर इसको देख ले, इस ग्राफ को देख ले, ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ये जो डेटा पॉइंट्स है ना, ये मीन से फासले पर ज्यादा है। अगर इसको देख ले, ये हमारे पास है जो ये पॉइंट्स है, तो इसकी मीन की और इस डेटा पॉइंट की जो हमारे पास डिस्टेंस होगी ना वो ज्यादा होगी, इसलिए इसकी जो शेप है ना ये ज्यादा आई है। और इसकी जो शेप है ना ये बल्क है, मतलब यहाँ पे डाटा सर, पॉइंट्स कम है। ये तो बन रही है ना नंबर ऑफ काउंट से, जी जी कि काउंट कितना है उसमें। तो जी जी इसका वेरिएंस से क्या लिंक है? मिसाल के तौर पर आपने कहा ना मिड से डिस्टेंस पॉइंट्स तक, डाटा पॉइंट्स तक का जो एवरेज जी मैं डिस्टेंस है। आपकी बात, अब आपकी बात समझ गया। ये फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है सर? जी जी। जी, यहाँ पे अगर हम देख लेना, ये हमारे पास डेटा पॉइंट्स है, कितने हमारे पास डेटा पॉइंट्स है, तो जाहिर है जितना डेटा पॉइंट्स कम होंगे उतना वेरिएंस कम होगा। लेकिन अगर हमारे पास, फॉर एग्जांपल, ये लाइन ग्राफ है, मैं एक लाइन ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। ये लाइन ग्राफ है, ये हमारे पास है 0। हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स है वो सिर्फ 3 है, सिर्फ 3 ले लेता हूँ मैं, 1 2 3। तो यहाँ पे अगर हम देख लें, तो 0 और 3 के दरमियान डिस्टेंस यही बन रहा है। लेकिन अगर हम एक दूसरा डेटा पॉइंट ले लें, ये हमारे पास है 0, ये है 1 2 3 4 5, इस डेटा पॉइंट में तकरीबन यहाँ तक आ जाते हैं हमारे पास 1000। तो जाहिर है कि हमारे पास मीडियन की इस यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगी बनिस्बत इसकी। तो यही एन हमारे पास यही डिफाइन करता है कि हमारे पास जो वेरिएंस है वो हमारे पास डेटा पॉइंट्स पे ही वेरी करेगा। जितने ज़्यादा डेटा पॉइंट्स होंगे वेरिएंस उतना ज़्यादा होगा, जितने कम डेटा पॉइंट्स होंगे उतने हमारे पास वेरिएंस कम होगा। तो इस एग्जांपल, इस फॉर्मूले पर अगर हम अपनी जो डेटा सेट है ना उसको चेक करना चाहें, तो इससे हमारे पास वेरिएंस मालूम होगी। तो ये पॉपुलेशन के लिए, ये सैंपल के लिए, लेकिन अभी तक सिर्फ ये एग्जाम्पल फॉर्मूला आप। सर जी सर। जी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। जी जी पहले आपने ये बताया कि वेरिएंस डिपेंड कर रहा है एवरेज डिस्टेंस पे, ठीक है। हम्म। अब वो एवरेज डिस्टेंस स्मॉल डाटा पॉइंट्स की वजह से भी तो हो सकता है, वो ज्यादा भी तो हो सकता है। मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा स्प्रेड डाटा है और उसमें पॉइंट्स बहुत कम है, डाटा पॉइंट्स। हम्म। और एक एक और डाटा सेट है जिसमें डाटा पॉइंट्स जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो मतलब कंजस्टेड है। जी सर। तो उनका वेरिएंस बराबर भी तो हो सकता है। तो ये दोनों चीजें होंगी, जाहिर है। एक तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, जी कि डाटा पॉइंट्स पे भी डिपेंड जी, करेगा। और हम डेटा पॉइंट्स को देखेंगे। अभी मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, और सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं इसको देख के ना, मैं डिटेल में, मैं तो सिर्फ इसको यही हाँ जी, मैं जी मुझे जी। भी यही लगता है। देखे ना, आपने सही बताया है कि हम्म। ज़ाहिर है एन पे डिवाइड हो रहा है, तो डिपेंड तो करेगा, डाटा पॉइंट्स भी जी जी डिपेंड जी करेगा, लेकिन ऊपर एवरेज भी तो है। जी तो जी। दोनों चीजें डिपेंड कर रही हैं। जो हम यहाँ फार्मूला देखें तो हाँ, जी जी यहाँ पे अगर हम फार्मूले में पर ऊपर एवरेज है
और हम्म। नीचे उसके नंबर ऑफ काउंट्स हैं। जी। तो लेकिन वेरिएंस यहाँ बराबर भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक डाटा पॉइंट्स में बहुत ज्यादा, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत हम्म। ज्यादा डाटा पॉइंट्स अगर वो कंजेस्टेड है तो उनका वेरिएंस दूसरे डाटा सेट के बराबर भी हो सकता है। ये मैंने आपकी बात से ही जी रिजल्ट निकाला है, मुझे नहीं पता इसका। जी तो जी 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 जी। मिसाल के तौर पर शायद। एक और दूसरा डाटा सेट है तो जी उसमें जी स्प्रेड जी जी कर जी रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल जी, आप भी ठीक कह सकते हैं। मैं चेक करके इंशाल्लाह फिर मैं स्लैक में शेयर कर दूंगा इसको क्लियर, लेकिन अभी आई एम सॉरी मैं इतना श्योर नहीं हूँ। यहाँ पे सर आपकी बात को, जी सर आपकी बात को मैं आगे लेके आना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर हम देख लें, ये हमारे पास डेटा एक पॉइंट है। एक्स आई क्या रिप्रेजेंट करता है कि डेटा पॉइंट में हमारे पास एक पॉइंट है और ये म्यू है, ये हमारे पास मीन है। तो डेटा पॉइंट को हम मीन से माइनस करेंगे फिर इसको स्क्वायर करेंगे। जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि हम हर एक पॉइंट को मीन से माइनस करेंगे, इस तरह नहीं है कि हम सिर्फ एक पॉइंट पे रिलाई करेंगे, नहीं। हमारे पास हर पॉइंट उस अपने मीन से माइनस होगा। जिस तरह आप बात करें कि एक डेटा हो वो बहुत कंजेस्टेड हो, जिस तरह की अगर हम बात कर ले, और एक डेटा पॉइंट हो जो हमारे पास उसमें जो डिविएशन हो वो बहुत ज़्यादा हो, तो उस वो आगे आ सक एक जैसे आ भी सकते हैं कि नहीं भी आ सकते। लेकिन उसमें हम फिर मीन को देखेंगे कि इसकी मीन और इसकी मीन क्या है। जाहिर है हमारे पास जो कंजेस्टेड डेटा होगा उसमें कुछ डेटा पॉइंट इस तरह भी होंगे कि उसमें हमारे पास आउटलायर्स भी होंगे। जिस तरह मैंने कह दिया कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट है वो 10,000 20,000 कमा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट है वो 1 लाख 2 लाख कमा रहे हैं। लेकिन अगर हम उसकी मीन निकाल ले तो शायद मीन हमारे पास लाखों में आ जाए, मीन हमारे पास हजारों में नहीं आ सकती। लेकिन वहां पे हमारे पास मीन निकालना गलत होगा, वहां पे हम मीडियन निकालेंगे। तो यहाँ पे हम वेरिएंस तब निकालेंगे जब हम मीन को देखेंगे कि हमारे पास जो डेटा की मीन है वो क्या है। उस मीन से हम अपने जो डेटा पॉइंट हो, फॉर एग्जांपल यही है, इस पॉइंट को हम इस मीन से निकाल, जो डेटा पॉइंट की मीन हो उससे माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे, फिर उसको सारों को सम करके ना उसकी डेटा पॉइंट से उस पर डिवाइड कर लेंगे। तो इसको सर मैं आपकी ये क्लियर करना चाह रहा था कि हमारे पास ये हर डेटा पॉइंट अपनी मीन से माइनस होगा, तभी जाके हम वेरियंस निकालेंगे। बाकी जो आपकी क्वेश्चन है कि हमारे पास कुछ डेटा कंजेस्टेड हो, कुछ में डिविएशन ज़्यादा हो, तो क्या उसकी वेरिएंस एक जैसी आ सकती है, तो इसको मैं सर्च करके इंशाल्लाह आज ही स्लैक में शेयर कर दूंगा और आपको मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ओके सर। जी सर, अब थोड़ा सा क्लियर हुआ है कि क्योंकि हम मीन के साथ हम उसका डिफरेंस लेंगे ज़ाहिर है, फिर हम जी सम जी लेंगे। जी जी जी। तो वेरिएंस हमेशा यहाँ पे, अगर मैंने ये फार्मूला भी इसलिए लगाया है क्योंकि हम पाइथन में बस एक लगा ले नंपाई के वार लगा के हम उसकी वेरिएंस निकाल सकते हैं। लेकिन थ्योरेटिकल के लिए हमें क्लियर करना चाह रहा था कि इस फार्मूले को मैं यहाँ लगा लूँ, लेकिन इसको मैंने कोई हल नहीं किया, इस पर कोई एग्जाम्पल नहीं की कि मैं डायरेक्ट निकालूंगा। तो इसलिए मैं करना चाह रहा था कि अगर कोई इसको इन डेप्थ पढ़ना चाहे तो यहाँ से ये देख के फिर सर्च करके निकाल सकते हैं। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा 10 मिनट जी लेट ज्वाइन किया था, तो जी जी पॉपुलेशन और सैंपल मुझे हर वक्त आता है, ये दोबारा बता सकते जी जी हैं? कोई नहीं सॉरी फॉर अदर ऑडियंस, आप बता सकते हैं और मैं ओके रिपीट करवा ओके। रहा हूँ। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे पास अगर हम जिस तरह मैंने पहले कह दिया कि हमारे पास अ, हम डेटा सेट उठाना चाहते हैं। हमारे पास डेटा सेट हो, फॉर एग्जांपल हम किस तरह के डेटा सेट उठा ले। हम डेटा सेट उठाना चाहते हैं आई कोड गुरु की। जी के ठीक है जी। और आई कोड गुरु की 18,000 की जो कम्युनिटी है, हम उसमें चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास जो लोग हैं, कितने लोगों को मैथ्स पसंद है और कितने लोगों को मैथ्स पसंद नहीं है, ये हम निकालना चाह रहे हैं। तो हम तो इस तरह नहीं कर सकते कि हर 18,000 को मैसेज कर ले या उनसे मिल ले के जी आपको मैथ्स अच्छी लगती है या बुरी लगती है। हर जाके उस डेटा को हम लिख रहे, तो वो हमारे पास पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग हैं, कुछ ज़रूर कोई होगा कोई नहीं होगा। तो अगर हम इसकी एग्जांपल ले ले आई कोड गुरु के, तो ये जो 18,000 की कम्युनिटी है इसको हम एज ए पॉपुलेशन ले लेते हैं कि हमारे पास जो डेटा सेट है उसमें पॉपुलेशन हमारे पास 18,000 है। लेकिन सैंपल आप डेटा सैंपल किस तरह निकाल सकते हैं, जिस तरह अब हमारे पास ये क्लास है, ये 10 लोगों की क्लास है। हम एक पोस्टर छाप लेते हैं कि जी हमारे पास सर्वे हो रही है और उसमें हम सर्वे कर रहे हैं कि कितने लोगों को मैथ्स और स्टेट पसंद है। तकरीबन उस क्लास में हमारे पास 300 400 के करीब लोग आ जाते हैं, और वो 400 के लोग जो हैं वो पूरे पाकिस्तान से आ जाते हैं, जो जो आई कोड गुरु पे हो या ना हो। लेकिन उस लिंक पे जो भी ज्वाइन कर रहे थे वो 400 लोग ज्वाइन कर रहे थे। तो उस 400 लोग पे अगर हम
फिर पूछ ले कि जी किसको मैथ्स पसंद है, किसी को मैथ्स पसंद नहीं है, तो हर कोई बता दे कि मुझे मैथ्स पसंद है, मैथ्स पसंद नहीं है। तो उस बिना पर हम ये इन्फ्रेंस कर सकते हैं कि जी 400 में से इतने परसेंट डेटा, इतने फॉर एग्जांपल 60% लोगों ने कह दिया कि हमें मैथ्स पसंद है और 40% लोगों ने कह दिया कि हमें मैथ्स पसंद नहीं है। तो इससे हमें पता ये चलता है कि जी आई कोड गुरु में जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे पास, उससे पता चलता है कि हमारे पास जो मैथ्स है वो ज़्यादातर लोगों को आती है और उससे थोड़ा कम लोगों को नहीं आती क्योंकि उनको पसंद नहीं है। तो हमारे पास जो पूरा डेटा सेट होगा, पूरा डेटा सेट, उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे और उस डेटा सेट में से कुछ रैंडम पॉइंट्स उठा के, कुछ रैंडम डेटा सेट उठा के, सबसेट उठा के, सेट थ्योरी में जिस तरह हम पढ़ते हैं सबसेट, तो सेट में से एक हमारे पास यूनिवर्सल पॉपुलेशन, हमारे पास इस तरह समझ लीजिए कि ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट जिसको हम यूज से डिफाइन करते थे। और एक हमारे पास होता है सैंपल डेटा। सैंपल डेटा हम कह देते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से उठा लो इवन नंबर्स विच इज लेस देन आर इक्वल टू 40। ऐसे इवन नंबर्स उठा लो जो 40 से कम कम हो, 0 से लेकर 40 तक जितने भी इवन नंबर्स हो वो उस यूनिवर्सल सेट में से उठा लो। तो ये यूनिवर्सल सेट हमारे पास पॉपुलेशन हो गई और हमने जो ये डिफाइन कर लिया कि ये इवन सेट 40 से कम जितने भी इवन हो उसको उठा लो, वो हमारे पास सैंपल डेटा हो गया। समझ आ गई सर? आई थिंक यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। सैंपल डाटा अगर जो मुझे समझ आया वो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है, तो इसका मतलब है कि 60% और जो 40% जो नहीं वोट नहीं, देंगे। पॉसिबल आउटकम नहीं है, पॉसिबल आउटकम नहीं है, ये तो हमने इन्फ्रेंसेस किए, तो स्टेट लगा के हमने इन्फ्रेंसेस निकाल ली कि ये तो हम स्टेट्स लगा रहे थे। मैं सैंपल डेटा की बात करूँ, सैंपल डेटा, सैंपल डेटा हमारे पास एक स्टेटिस्टिक्स में, अगर आपने बीएस में मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स पढ़ा हो तो सैंपल डेटा की जो हमारे पास डेफिनेशन थी, इट इज़ द सबसेट ऑफ इवेंट्स की जस्ट समथिंग लाइक दैट था। अब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आपको सही से आसान एग्जांपल समझा दी कि सर, यूनिवर्सल सेट हमारे पास मिसाल के पॉपुलेशन है। तौर पर जी सर। मिसाल के तौर पर एक डिवाइस है, तो हम वो उसको रोल कर रहे हैं, तो उसमें 6 है ना वो आउटकम्स, तो जी नंबर जी, ऑफ पॉसिबल आउटकम उसकी 6 होंगी। वो तो तो आप परमुटेशन में चला गए। नहीं नहीं सर, आप मिक्स कर रहे हैं, वो यस परमुटेशन वो सर, प्रोबेबिलिटी थी। यस सर, वो अलग चीज है, वो सैंपल आउटकम्स होता है, वो अलग चीज है जी जी, ये। वो प्रोबेबिलिटी है। यस सर। जी जी, तो वो फिर आप सर मुझे ये नहीं, मैं उसके साथ रिलेट कर रहा था। जी जी जी, नहीं आउटकम्स पे ना ये ना चाहे। जिस तरह मैंने कह दिया कि हमारे पास आई कोड गुरु की 18,000 कम्युनिटी है, तो आप मान रहे हैं ना जी डॉक्टर सर। जैर? ओके जी। तो अगर हम आई कोड गुरु के जो ये डेटा है इस पे इसको हम एज अ डेटा सेट कंसिडर कर ले, तो ये एज अ होल 18,000 की जो कम्युनिटी की जो डेटा है ना, ये हमारे पास पूरा डेटा सेट है। लेकिन जिस तरह मैंने कह दिया कि हम ये डिफाइन करना चाहते हैं कि मैथ्स कितने लोगों को आती है, तो उसमें से हमने तकरीबन 400 के लोग, या फॉर एग्जांपल 400 भी नहीं, हमने 1000 उठा लिए, रैंडम हमने 1000 उठा लिए, फिर हम उन्हों उन तो इसका 1000, मतलब है सर वो जो 1000 लोग होंगे या 400 होंगे वही सैंपल डाटा होगा, क्योंकि हम वो इस उससे फिर 18,000। इंफरेंस देखेंगे जी कि ओवरऑल क्या रेशियो होगी, जी लाइक जी दिस जी लाइक। जी 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 सर, जी जी थैंक जी, यू। यही बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपको समझ आ गई है। ओके जी। तो हमने वेरिएंस डिफाइन कर लिया कि वेरिएंस क्या है, कि एवरेज डिस्टेंस है हमारे पास, डेटा मीन पॉइंट्स है, और इसकी जो फार्मूला है वो यही है। तो पॉपुलेशन के लिए हमारे पास यही फार्मूला यूज हो रही है और सैंपल डेटा के लिए हमारे पास यही फार्मूला यूज हो रही है। लेकिन जो स्टैंडर्ड लेकिन वेरिएंस में हमारे पास एक जो उसकी डिसएडवांटेज है वो यही है कि वेरिएंस हमारे पास स्क्वायर्ड है। अगर हम यहाँ पे देख ले ये स्क्वायर है, तो अगर हम फॉर एग्जांपल एजिस की वेरिएंस निकालना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास निकलेगी एज स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट्स है वो एज है और एज की जो स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी भी स्क्वायर निकलेगी। तो एज स्क्वायर हमें कोई इतना खास डिफाइन नहीं हो रहा है कि एज स्क्वायर का क्या मतलब है। या फॉर एग्जांपल हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे, हमने डिस्टेंस किलोमीटर में ली और वेरिएंस में हमें आ गई किलोमीटर स्क्वायर, तो किलोमीटर स्क्वायर फिर फिजिक्स के हवाले से कोई और चीज़ बन गई। तो ये हमें कोई ख़ास डिफाइन नहीं हो रहा, या हम इससे ज़्यादा इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते कि किलोमीटर स्क्वायर या एच स्क्वायर का क्या मतलब है। तो वहाँ पे हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन। इन्फ्रेंस वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन एक ही चीज़ है, मगर स्टैंडर्ड डिविएशन है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। यहाँ पे देख ले, ये जो फार्मूला है
ये हमारे पास वेरिएंस आ गई, और इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन बन गई। तो वेरिएंस का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो स्क्वायर में आ जाती है, ज़ाहिर है वैल्यू भी स्क्वायर में आ जाती है, और हम इसको अगर स्क्वायर रूट ले तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाती है, और स्टैंडर्ड डिविएशन भी हमारे पास एवरेज डिस्टेंस होगी मीन पॉइंट से, लेकिन वेरिएंस हमारे पास स्क्वायर्ड आती है और स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास नॉर्मल वैल्यू आ जाती है। ये क्लियर हो गया? सर वेरिएंस को हमने कहा था कि ये हमें एवरेज बताता है कि हमारा डाटा कितना स्प्रेड है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी वही चीज बताता है। स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस एक ही चीज़ है, लेकिन जिस तरह मैंने बता दिया कि वेरिएंस हमारे पास स्क्वायर्ड वैल्यू होगी, और हम उस स्क्वायर का अगर स्क्वायर ख़त्म करना है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाती है। स्टैंडर्ड डिविएशन भी एवरेज डिस्टेंस होगी फ्रॉम ईच डेटा पॉइंट टू द डेटा मीन्स। डेटा मीन से हमारे पास डेटा पॉइंट कितना दूर है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन भी है, वेरिएंस भी है, लेकिन वेरिएंस हमारे पास स्क्वायर्ड है और स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास स्क्वायर्ड नहीं है, बस यही सर फ़र्क है। हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास वेरिएंस कम होगी तो डाटा कम स्प्रेड होगा, जी और जी अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा। तो क्या हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी यही टर्म यूज करेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कह दिया ना कि स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस एक ही चीज़ है। यहाँ पे अगर हम साइंस को देख ले, आप तो मैथमेटिक्स के हैं, मैथमेटिक्स एज ए मैथमेटिक्स मैथमेटिशियन देख ले, तो इस सिग्मा का हमने स्क्वायर ले लिया तो ये आ गया, ये स्क्वायर रूट निकल गया, स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर खत्म हो गया। जिस तरह हमारे पास 4 है, 4 का अगर हम स्क्वायर रूट ले ले तो ये हमारे पास 2 बनता है, लेकिन 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये हमारे पास 4 ही आता है, इस तरह ये यही है। जो हाँ जी जी, लेकिन एन पे भी स्क्वायर रूट है ना, तो ये प्रॉब्लम है कि हम्म एन पे स्क्वायर रूट का क्या मतलब होगा, क्योंकि ऊपर वेरिएंस में तो एन पे ये इस स्क्वायर तरह रूट नहीं नहीं है। है, जी जी, तो इस वो एन तरह को। आप जिस तरह समझ रहे हैं ना वो इस तरह नहीं है। ये एज अ होल वैल्यू जो है ना, इसको सॉल्व करके फिर स्क्वायर रूट लेंगे, अगर आप इसको यही कह टर्म रहा बाय हूँ टर्म। कि जी जी, स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर पे है, डिनोमिनेटर पे नहीं है। तो हमें क्या स्क्वायर रूट सिर्फ ऊपर डिनोमिनेटर में नहीं लेना चाहिए था? नहीं सर नहीं नहीं नहीं। सर मैं इसका आंसर देना चाहूंगा। तो आप जी देखें, जी अगर सिग्मा स्क्वायर है वो सिग्मा पे ही है, और ये क्या हुआ, हमने स्क्वायर रूट लिया, तो आप स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लगा लें, जैसे हम मैथ्स में करते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इससे ये होता है, इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले का, और राइट हैंड जी साइड सर, गॉट स्क्वायर इट, रूट आ गॉट जाएगा। यस, तो होल जी पे स्क्वायर रूट आएगा ना, सिर्फ ऊपर वाली टर्म पे नहीं आएगा, पूरे पे स्क्वायर रूट आएगा, इस वजह से पूरे पे आएगा। जी सर, गॉट इट। जी अच्छा सर, मेरा जी। एक और क्वेश्चन है, सैंपल में आपने म्यू की जगह पर एक्स बार यूज की है, तो ये भी क्यों हमारे ऐसा पास, है? नहीं ये हमारे पास मीन ही है, लेकिन सिर्फ इसकी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ सैंपल डेटा के लिए अलग होना चाहिए। मैथमेटिकल, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उनकी। अगर हम मैथमेटिक्स की बुक में देख लेना स्टेट्स की, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन इस तरह हुई है। पॉपुलेशन की जो मीन है ना, मीन वो म्यू से डिफाइन करते हैं, और जो सैंपल डेटा की मीन है वो हमारे पास एक्स बार से हम डिफाइन करते हैं। ये मैथमेटिकल टर्म्स है, यस बाकी सर। कंसेप्ट यस यही सर, है। इसका आंसर देना चाहूंगा, ये डिफरेंस क्यों रखते हैं, इसलिए रखते हैं क्योंकि देखिए, आप पॉपुलेशन बहुत बड़ा डेटा है, तो बहुत बड़ा ह्यूज डेटा, उसका मीन भी थोड़ा डिफरेंट आएगा ना, और आपका जी सैंपल डेटा है वो, उसमें से कुछ स्पेसिफिक पार्ट है, तो जाहिर सी बात है, उसका मीन निकालोगे स्पेसिफिक पार्ट का, वो भी डिफरेंट आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा। तो इस वजह से इन्होंने सैंपल अलग अलग रखे, ऐसा ही है सर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही समझा दिया। जी सर जुबैर, क्लियर हो गया है? सर मैं तो इस पे ही डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, एन जी जी माइनस खैर वन जी क्यों जरूर। किया? ये गुड क्वेश्चन है। ये जो आपने कहा है ना कि ये n-1 हमने क्यों किया है, तो इसको मैंने सर्च किया, लेकिन मुझे कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला, मैंने खुद को सेटिस्फाई नहीं किया। लेकिन ये तकरीबन मैंने 4 महीने पहले मैंने स्टेट्स की एक कोर्स है डेटा साइंस के लिए, उसमें मैंने किया था। तो उसमें एक जो इंस्ट्रक्टर था वो कह रहा था कि इसको आप सर्च कर लो कि ये n-1 क्यों है। लेकिन मैंने जितने भी डेटा साइंस के जो स्टेटिस्टिक की कोर्स है ना, वो कह रहे हैं कि हमारे पास सैंपल डेटा में n-1 आएगी, और जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो हमारे पास n आएगी। लेकिन इसको मैं खुद अपने आप को ये नहीं कर पाया, सेटिस्फाई नहीं कर पाई कि n-1 हमारे पास ये डिफाइन क्या करता है। अगर यहाँ पे किसी को कोई इसके बारे में नॉलेज हो, सर फैजान। सर वैसे अगर देखा जाए, अगर फॉर्मूले में हम देखें, तो ये n-1 से ये हो रहा है, हमारा जो आंसर आएगा ना वो ज्यादा आएगा, क्योंकि आपकी डिनोमिनेटर पे है ना, ये जो आपका -1 जो हो रहा है, तो इससे ये जी जी फर्क पड़ता है कि आपका आंसर है ना, जगह जो भी आपकी वैल्यू वेरी पॉपुलेशन में होगी ना, अगर आप वही वैल्यू हम्म में डालते हैं,
तो आपका आंसर ज्यादा आएगा, मतलब कि उससे ज्यादा वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि वो डिनोमिनेटर में -1 हो रहा है, डिवाइड जी। में। तो इससे ये हो रहा है तो आपकी वैल्यू ज्यादा आएगी। मेरे हो सकता है क्योंकि पॉपुलेशन है ना, वो तो एग्जैक्ट डेटा बताती है हमें टोटल जितना भी है क्वांटिटी, लेकिन जो सैंपल जी है वो जी तो स्पेसिफाइड डेटा बता रही है ना, जो स्मॉल क्वांटिटी है, जी। मतलब कि पार्ट है। ये हम जी ये ताकि वो हमारे पास ताकि वो हमारा हम्म, आंसर है उसके आसपास ठीक आ जाए। ये आई थिंक ओ इस वजह से -1 कर दूंगा कि उस करीब आए, जी पॉपुलेशन जी के हमारा आंसर करीब आए, क्योंकि हम चाहते हैं पॉपुलेशन सैंपल से ही पॉपुलेशन वाला हम्म। आंसर मालूम कर लें। जी ऐसा जी ही कर वैलिड सकते रीजन। जी जी वैलिड रीजन वैलिड रीजन। जी सर, सर यही सेंस बन रही है। जी जी जी। आप कुछ ऐड करना चाहिए इसमें मजीद? नहीं नहीं सर, मैं तो क्वेश्चन पूछूंगा। ओके जी जी जी, जरूर, हम यहाँ सीखने के लिए आते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने एक डेटा सेट पे काम किया है, मेरा एक प्रोजेक्ट था, मैंने उस पे काम किया है। तो हम उसको थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे पास जो कोडिंग में हम मीन, मीडियन, मोड और वेरिएंस हम किस तरह डिफाइन करते हैं। तो जिस तरह की लाइब्रेरी है pandas, numpy, matplotlib, ये तो ज़रूर हर किसी को पता होगी। मैंने जो डेटा सेट उठाया है वो इस लिंक से मैंने उठाया हुआ है। यहाँ पे हमने फूड कंजम्पशन, ये डेटा जो है फूड कंजम्पशन के हवाले से, तो इसको मैंने फूड कंजम्पशन का नाम रख दिया। रीड CSV से मैंने इसको सर रीड कर इसको लिया। जूम कर देंगे। जूम कर लो, ओके जी, क्लियर है। थोड़ा और कर लें, मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ ओके, क्लियर है अब है। इससे जी जी। ज़्यादा। ओके, तो फिर हम फूड कंजम्पशन, मैंने यहाँ पे रीड CSV से ये फाइल रीड कर दिया। इंडेक्स कॉलम जीरो का मतलब क्या है ये? अगर मैं इसको निकाल लूँ और इसको मैं यहाँ पे कर लूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये कॉलम आता है। जो पैंडास जो है वो खुद एक अपना एक जो इंडेक्सिंग है वो लगा लेता है। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पास जो इंडेक्सिंग हो ना, ये इसकी अपनी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है पाइथन में जिस तरह है। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमारे पास इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो। तो हम यहाँ पे ये कमांड रख देते हैं कि नहीं, हमारे पास इंडेक्सिंग जो हो वो 0 से स्टार्ट ना हो, 1 से स्टार्ट हो। तो इसके लिए हम जब, ताकि हमारे पास डेटा की जो हम आगे जाके इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो उसमें हमारे पास कुछ एरर्स नहीं आना चाहिए। इससे हमारे पास डेटा लोड हो गया। इस डेटा से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास 1430 रोज है, 4 कॉलम्स है। कॉलम्स हमारे पास कंट्री है, फूड कैटेगरी है, कंजम्पशन है और CO2 एमिशन है। और हमारे पास जो कंट्री में है वो अर्जेंटीना है, बांग्लादेश है, बहुत सारे कंट्रीज है। और फूड कैटेगरी हमारे पास यही है, कंजम्पशन हमारे पास यही है और CO2 एमिशन हमारे पास यही है। हम चाह रहे हैं, मैंने ऊपर कमेंट्स भी लिखी है कि सबसेट कंट्री फॉर यूएसए में हमारे पास कितनी फूड कंजम्पशन हुई है, हम उसको सिर्फ सबसेट करना चाहता है। तो पैंडास में हम सबसेटिंग इस कमांड से करते हैं कि फूड कंजम्पशन में जाके फूड जो कॉलम हो वो यूएसए के बराबर हो, उसका डेटा सिर्फ हमें फूड कंजम्पशन में से निकाल दो। तो इस कमांड से हम फिर यूएसए की जो कंजम्पशन है वो निकाल लेते हैं कि यूएसए में हमारे पास फूड कैटेगरी कौन कौन सी है। तो उसमें हमारे पास कैटेगरी है, ये सारे कैटेगरीज हैं। यहाँ उस उनकी कंजम्पशन जितनी होती है उनसे CO2 एमिशन इतना ही हो रहा है। फिर जिस तरह मैंने मीडियन, मोड और मीन निकाल दी, तो हम उसकी मीन, ये समरी स्टेटिस्टिक्स उस पर अप्लाई करेंगे। हम कह रहे हैं कि कैलकुलेट मीन कंजम्पशन इन यूएसए। यूएसए में एवरेज कंजम्पशन कितनी होती है इन सारों की, जितने भी फूड कैटेगरीज है उनकी हम मीन निकालना चाहते हैं कि उनकी हमारे पास एवरेज कंजम्पशन कितनी होती है। तो हम NP नमपाई में से एक मेथड कॉल कर लेंगे, NP.mean। हमें फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, हम फार्मूला से भी निकाल सकते हैं कि इन सारों को सम कर लो, फिर उनको डिवाइड कर लो उनके नंबर ऑफ कॉलम्स पर, इतने यहाँ पे जितना डेटा पॉइंट्स है, जिस तरह हम मैनुअली निकालते हैं। लेकिन पैंडास पे हमारे पास, सॉरी, नमपाई में हमारे पास मेथड है मीन का, वो लगा लेते हैं। ये यूएसए का डेटा निकाल लेते हैं और ये कंजम्पशन का कॉलम हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि इस कंजम्पशन की हमारे पास मीन निकालो। तो ये हमारे पास उसकी मीन निकल आती है कि यूएसए में हमारे पास जो मील की कंजम्पशन है, फूड कैटेगरीज की कंजम्पशन है, वो मिनिमम एवरेज वैल्यू उसकी यही है, 44.65। फिर जाके हम निकालते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास मीडियन हो वो कितना होना चाहिए, कि हमारे पास उसकी मिड वैल्यू क्या है। तो अगर हम चेक करना चाहिए
नमपाई में से मीडियन का मेथड कॉल करके उसमें हमारे पास यूएसए के जो डेटा प्राइम है उसमें से कॉलम का कंजम्पशन कॉलम दे के हम उसकी मीडियन निकाल सकते हैं। तो इसकी मीडियन हमारे पास है 14.58। तो इससे पता यही चलता है, यही है कि हमारे पास जो मिड वैल्यू है वो 14.58 है। ओके जी। फिर हम आगे जाके हम देखते हैं कि इस पूरे डेटा सेट में से ये जो हमारे पास डेटा सेट है उसमें हमारे पास जो फूड कैटेगरी है उसमें हम एक फूड कैटेगरी उठा लेते हैं, हम उसको चेक कर लेते हैं। तो उसमें से हमने राइस उठा ली, इसमें से हम कुछ भी उठा सकते हैं, राइस वगैरह ये सब कुछ गिवन है, ये पोर्क, पोल्ट्री, बीफ, लैम, गोट, ये सारा हमने राइस उठा लिया। कि इस फूड कंजम्पशन से हमारे पास वही डेटा फ्रेम दे दो जिसमें हमारे पास फूड कैटेगरी राइस के इक्वल हो, मतलब फूड कैटेगरी सारा राइस हो। तो हमने उसको सबसेट कर लिया। फिर हम चेक कर लेंगे कि इस राइस कंजम्पशन से हमारे पास CO2 एमिशन कितना होता है। तो हम उसको हिस्टोग्राम से, जिस तरह बार चार्ट होती है, उसको हम उससे मतलब विजुलाइज करेंगे कि हमें पता चल जाए कि CO2 एमिशन राइस की वजह से कितना हो रहा है। तो हम इस कमांड से राइस कंजम्पशन, ये हमारे पास राइस डेटा फ्रेम है, राइस कंजम्पशन की डेटा फ्रेम है, उसमें से हम CO2 की जो कॉलम है उसको उठा लेते हैं और इसकी हिस्टोग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक हिस्टोग्राम की मेथड है जो मैटप्लॉटलिब से है, उसको डिफाइन कर लेते हैं। ये हम टाइटल दे देते हैं, ये एक्स लेबल है और ये वाई लेबल है। और इसको अगर हम देख लेते हैं, ये हमारे पास इसकी चार्ट बन गई। ये CO2 एमिशन है और ये हमारे पास कंजम्पशन है, कि जितना कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है CO2 इतना ज़्यादा एमिट हो रहा है। लेकिन जितना CO2 कम हो रहा है कंजम्पशन भी कम हो रही है। यहाँ पे अगर हम देखें, लास्ट पे देख ले, तो CO2 एमिशन हमारे पास 200 kg हुई है, लेकिन फूड कंजम्पशन कितनी हुई है, वो 2% तक तकरीबन हुई है। तो इससे हमारे पास पता चल गया कि हमारे पास राइस कंजम्पशन से CO2 एमिशन कितना हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख लें, तो इज इट लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड? कोई बताना चाहेगा कि ये हमारे पास स्क्यू यहाँ पे कहाँ पे है, ये राइट स्क्यूड है या लेफ्ट स्क्यूड है? एनीवन? ये राइट स्क्यूड है। सर ये बिल्कुल जी। राइट टू द पॉजिटिव स्क्यूड कहेंगे इसको ना, जी ये जितना हमारे बिल्कुल राइट बिल्कुल। साइड टेल राइट साइड जी में। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये राइट पॉजिटिव स्क्यूड है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो टेल है ना, वो मिड से हमारे पास राइट वाली साइड पे गई है। तो यहाँ पे जी सरफाज, आपकी कोई क्वेश्चन है? नो सर, सॉरी, वो गलती से। कोई नहीं कोई नहीं। ओके जी, तो ये हमारे पास राइट स्क्यूड है। आगे जाके फिर हम मीडियन और मोड को भी इकट्ठा फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले हमने राइट कंजम्पशन की ये हिस्टोग्राम फाइंड कर दी, उसकी हम मीडियन और मोड फाइंड कर सकते हैं। कि मीडियन हमारे पास, मीन एवरेज हमारे पास कंजम्पशन कितनी और CO2 एमिशन कितनी होती है, और मीडियन इसकी वैल्यू क्या है। तो जिस तरह हम डेटा फ्रेम में से CO2 एमिशन की जो कॉलम है उसको सबसेट कर देते हैं, और हमारे पास एक फंक्शन है एग्रीगेट की, उसमें हमारे पास जो पैरामीटर्स है वो हमारे पास लिस्ट लेता है, और इसमें हम मीन और मीडियन दे देते हैं। ये पैंडास की हमारे पास पैंडास में ये मौजूद है, ये फंक्शनैलिटी। तो अगर हम पैंडा को मजीद एक्सप्लोर करना है तो उसमें हम ये निकाल सकते हैं, और इससे हमारे पास मीन और मीडियन निकल आती है। CO2 एमिशन में यह राइस की वजह से हमारे पास जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होती है, एवरेज एमिशन हमारे पास यही होती है, और इसकी मीडियन वैल्यू यही है। तो ये हमारे पास इन सब की जो को पाइथन की मदद से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर हमारे पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाती है कि हम उसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सर थोड़ा सा, जी जी जी। सर काइंडली अगर थोड़ा सा ये मीन और मीडियन का फिर से ये कोड दिखाएं, कोड पे थोड़ा सा समझाएं। ओके सर जी, इस कोड को। जी सर, बिल्कुल। जी, यहाँ पे ये जो है राइट कंजम्पशन, ये डेटा प्राइम है, ये हमारे पास ये डेटा प्राइम है। ये कि फूड कंजम्पशन की जो डेटा फ्रेम है उसमें से निकाल दो फूड कैटेगरी जो राइस के इक्वल हो। अगर मैं इसको सरल कर ले, Ctrl+C कर लूँ और इसको, हम्म, अगर हम इसको देख लें, ये हमारे पास ऐसा डेटा फ्रेम है जिसमें हमारे पास जो फूड कैटेगरी हो वो सिर्फ राइस है। हमने सिर्फ राइस की फूड कैटेगरी उठा ली, उसके कंट्री, ये कंट्री कॉलम है,
एक फूड कैटेगरी है, ये कंजम्पशन है, ये CO2 एमिशन है। इससे हमारे जी पास क्या बिल्कुल सर, पता समझ चलता आ है? गया। जी, हमारे पास क्या पता चलता है कि हमारे पास जो राइस के डेटा फ्रेम है, राइस की वजह से हमारे पास कौन सी कंट्री में फूड कैटेगरी की राइस की कंजम्पशन कितनी हो रही है और इससे CO2 एमिशन कितना हो रहा है, यही हमारा डिफाइन कर रहा है। फिर यहाँ पे हमने उनकी मीन और इस डेटा फ्रेम की मीन और मीडियन हमने डिफाइन की, जो हमारे पास ये बनती है। क्लियर सर? सर ये डॉट ए जी जी जो ये है एग्रीगेट, ये एग्रीगेट, जी एग्रीगेट, ये हमारे स्पैंडर्स में एक मेथड है, उसमें हमारे पास ये हम सिंगल भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिर्फ मीन दे दूं, मैं लिस्ट को मिटाकर सिर्फ इसको मीन दे दूं, तो ये हमारे पास सिर्फ मीन दे देगा। ठीक है सर, समझ गया हूँ। बस वो ये फंक्शन में इशू था मुझे, डॉट एग्रीगेट का, बस सही। ओके जी, ओके जी। इसमें हमारे पास एग्रीगेट में मोड भी आ जाता है, मीन भी आ जाता है, मीडियन भी आ जाता है। इसमें हम फिर क्वांटाइल और क्वार्टाइल्स भी हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वो आगे आ जाता है। फिर हमारे पास वेरिएंस एंड डेटा स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाती है। यहाँ पे हम फूड कैटेगरी की वेरिएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पेंडास में एक और फंक्शन आ जाती है, हम जिससे हम डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, वो है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय का अगर इस कमांड को हम रन कर ले तो ये इस तरह इस डेटा फ्रेम को, जो हमारे पास ये डेटा फ्रेम है, इसको हमारे पास यहाँ तक, सॉरी ये डेटा फ्रेम नहीं, ये डेटा फ्रेम जो ऊपर हमारे पास ये डेटा फ्रेम था, इसको हमारे पास जो इसकी इंडेक्सिंग होती है ना, उसको फूड कैटेगरी बना देता है। अगर हम यहाँ पे देख ले, मैं इसको नीचे ही एक, अगर हम देख ले यहाँ पे फूड कंजम्पशन, अगर हम यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे जो हमारे पास इंडेक्सिंग हुई है ना, वो नंबरिंग की हुई है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो इंडेक्सिंग है ना, वो फूड कैटेगरी से हो जाए, तो उसके लिए हम ग्रुप बाय इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देख ले ग्रुप बाय फूड कैटेगरी, तो ये हमारे पास फूड कैटेगरी में सारा जो डेटा सेट था वो फूड कैटेगरी से हमारे पास हो गया। आ, मतलब यहाँ पे डेटा फ्रेम बन गया जिसमें हमारे पास जो इंडेक्स है वो फूड कैटेगरी है। अब जाके इस बीप की जो हमारे पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन है वो डिफाइन कर ले, लेकिन बीप की वजह से जो कितना CO2 एमिशन हो रहा है उसकी हमारे पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम कर लो, तो यही है कि बीप की वजह से हमारे पास जो CO2 एमिशन हो रहा है, सारा बीप में जितने भी कंट्रीज है उन सारों में जितना भी CO2 एमिशन हो रहा है उनकी वेरिएंस यही है और स्टैंडर्ड डिविएशन यही है। इस तरह डायरी में यही है, एग्स में यही है, फिश, लैम गोड, ये सारे हैं। तो इसका मकसद सिर्फ यही है ग्रुप बाई का, कि हमारे पास जो हम इंडेक्सन डिफाइन करना चाहें ना, हम वो दिखा सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं कंट्री डाल दूं, यस सर, फिर वो कंट्री के ग्रुप बना देगा, फिर उनका अलग जी एप्लीकेशन निकाल। ये कंट्री है कि इस कंट्री में हमारे पास जो CO2 एमिशन हुई है उसकी वेरिएंस सही है और इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन यही है। अगर अगर यहाँ पे हम मीन कर ले, ये चेक कर ले कि हमारे पास अल्बानिया में जो CO2 एमिशन थी उसकी मीन यही है और उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन यही है। इसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन इसमें हम एक और भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें हम वेरिएंस ये देख लें। ये हमारे पास मीन हो गई, ये स्टैंडर्ड डिविएशन हो गई, ये वेरिएंस हो गई। ये CO2 एमिशन है, मैं कह रहा हूँ कि CO2 एमिशन नहीं, मुझे फूड कंजम्पशन चाहिए कि लोगों ने कितना फूड कंज्यूम किया है, उसकी हमारे पास अ, वो आ जाए, फूड कंजम्पशन। सर सिर्फ कंजम्पशन ही होगा मेरे सिर्फ ख्याल, हाँ। सॉरी सॉरी, जी जी जी, सिर्फ कंजम्पशन, थैंक यू। ये देख ले कि हमारे पास इस कंट्रीज में जो फूड कंज्यूम हुआ है उसकी मीन यही है, उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन यही है, इसकी वेरिएंस यही है। तो इस मीन से हमें क्या पता चलता है कि अल्बानिया में सबसे ज़्यादा खुराक जो होती है ना, वो अल्बानिया में होती है। इस तरह सारे जाके, तो मीन का हमारे पास यही फ़ायदा है कि उससे हमारे पास अब अगर हम इस डेटा को देख लें ना, तो ये हमारे पास कितने हैं, इसमें 130 रोज है और 3 कॉलम है। लेकिन उसने हमें इस कमांड से हमें पता चल गया कि अल्बानिया में सबसे ज़्यादा खुराक होती है। यही देख ले 43 मीन है सबसे ज़्यादा, आई थिंक यहाँ पे। तो सर मीन और जी
सर मेरा क्वेश्चन है कि ये सॉर्टेड ऑर्डर कैसे दे रहा है, अल्फाबेटिकली दे रहा है या फिर ये मीन के हिसाब से दे जी रहा है? नहीं, ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर दे रहा है, लेकिन इसमें हमारे पास हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। सॉर्ट का फंक्शन लगा है, सॉर्ट वैल्यूज, और फिर उसमें हम असेंडिंग और डिसेंडिंग डाल के मैं इसको, सॉरी मैं, लेट मी ट्राई के सॉर्ट वैल्यूज और हम असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। ये देख लें, ये बाई कंट्री का मतलब जी, ये बाई कंट्री हमारे पास सॉर्ट हो गई है, लेकिन इसको हम बाई मीन भी सॉर्ट कर सकते हैं, ये इस कमांड से। ओके सर, यस तो सर। हम सॉर्ट भी कर सकते हैं, हम मुख्तलिफ इस पे मेथड्स लगा के कर सकते हैं। सॉर्ट वैल्यू ये मैंने गलत लगा दिया, अब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एनी हाउ मैं ये नोटबुक शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो इंशाल्लाह आप फिर अपनी एंड पे ट्राई कर दीजिएगा। ओके जी, फिर आगे हमारे पास और एक और टॉपिक आ जाता है, क्वांटाइल और परसेंटाइल्स का। ओके जी, क्वार्टाइल्स। तो क्वार्टाइल्स हमारे पास क्या होता है? क्वार्टाइल्स डिवाइड्स अ सेट ऑफ नंबर्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। जिस तरह क्वार्टाइल मतलब कि हमारे पास जो डेटा सेट है उसको हमारे पास 4 सेम हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 25%, 25%, 25, 25। तो ये हमारे पास पहला क्वार्टाइल है, ये हमारे पास सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ये हमारे पास क्वार्टाइल की फंक्शनलिटी है कि हमारे पास जो डेटा सेट है उसको डिवाइड करता है इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इस क्वार्टाइल्स को हम परसेंटाइल भी कहते हैं। जिस तरह हमारे पास जीआरई का अगर किसी को कोई इल्म हो, तो वहाँ पे हमारे पास जो स्कोर होती है वो हमें हमारा परसेंटाइल चेक करता है। हमारा स्कोर नहीं देखा जाता, हमारा परसेंटाइल चेक होता है। तो परसेंटाइल होता क्या है कि एक ऐसा वैल्यू जिससे हमारे पास, एक ऐसी वैल्यू जिससे हमारे पास कुछ परसेंट के नंबर उससे कम हो या ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे देख ले, ये 25, 25, 25, ये 75 बनती है। तो 75 परसेंटाइल का मतलब यही है कि क्यों यहाँ पे इस पॉइंट पे जो भी वैल्यू लाई करती है उससे 75% वैल्यू उससे कम है। समझ आ गई बात? और इस Q2 का पॉइंट का मतलब यही है कि 50% वैल्यूज, इस पॉइंट पे जो भी नंबर पड़ा हुआ है उस नंबर से 50% वैल्यू उससे कम है। तो ये हमारे पास क्वांटाइल और परसेंटाइल की डेफिनेशन। द फर्स्ट क्वांटाइल इज द मिडिल टर्म बिटवीन द मीडियन एंड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट क्वांटाइल जो है वो मीडियन है फर्स्ट और मिड टर्म की। द सेकंड क्वांटाइल इज द मीडियन एंड द थर्ड क्वांटाइल इज द मिडिल टर्म बिटवीन द मीडियन एंड द लास्ट टर्म। ये हमारे पास मीडियन है, ये हमारे पास फर्स्ट और मीडियन की मिडिल पॉइंट है, ये हमारे पास मीडियन और लास्ट टर्म की मिडिल पॉइंट है। तो ये हमारे पास क्वार्टाइल की कंसेप्ट होगी। आल्सो कॉल्ड परसेंटाइल, इसको हम परसेंटाइल भी कह सकते हैं। इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं ये आगे जाके हम कोड से करेंगे। लेकिन अगर हम इस ग्राफ को देख ले, तो इससे हमारे पास पता चलता है कि ये हमारे पास पूरा डेटा सेट है। इसने हम को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्सा यही है, एक हिस्सा यही है, एक हिस्सा यही है, एक हिस्सा, पूरे के पूरे हमारे पास सेम इक्वल पार्ट्स है। ये भी 25% ऑफ द डेटा है, ये भी 25%, ये भी 25, ये भी 25। तो ये क्वार्टाइल्स हमारे पास, ओके। तो ये हमारे पास क्वार्टाइल्स की कंसेप्ट है कि क्वार्टाइल्स हमारे पास जो डेटा सेट है उसको इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ज़रूरी नहीं कि हमारे पास सिर्फ 4 पार्ट्स, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो डेटा है इसको 10 हिस्सों में तकसीम कर लो। तो ये क्वार्टाइल हमारे पास इस डेटा सेट को 10 हिस्सों में तकसीम कर लेगा, लेकिन हर हिस्सा इक्वली डिवाइड होगा। जिस तरह ये 25% है, 10 हिस्सों में 10% होगा। ये क्लियर है ये पॉइंट? यस सर, और इसमें ये, ये टोटल जी जी 100% के 4 पार्ट बना दिए ना, 25%, जी 25% सर, करीब। जी सर, जी और सर, जी मीडियम के सर, जो करीब है वो 2 पार्ट है, और जो 2 पार्ट है वो मीडियम से दूर है ना बहुत। जी सर, जी सर, बिल्कुल जी। ये क्यों फाइंड करते हैं? इससे हम इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज हम क्यों फाइंड करते हैं? कि हमें पता चल जाए कि हमारे पास जो डेटा हो, सबसे ज़्यादा डेटा हमारे पास कहाँ पे लाई करता है। ये इंटर क्वार्टाइल रेंज की मतलब वर्किंग है
कि हमें पता चल जाए कि हमारे पास जो डेटा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे लाई करता है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज, द इंटर क्वार्टाइल रेंज, द डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर क्वार्टाइल। ये हमारे पास लोअर क्वार्टाइल, जो हमारे पास लोअर क्वार्टाइल Q1 से हम डिफाइन करते हैं, और अपर क्वार्टाइल जो Q3 से डिफाइन करते हैं, इसके दरमियान जो डेटा है उसको हम इंटर क्वार्टाइल रेंज कहेंगे। इट इज़ द मेजर ऑफ द स्प्रेड ऑफ डेटा एंड द विड्थ ऑफ द बॉक्स। ये हमारे पास जो डेटा है उसकी स्प्रेडनेस हमारे पास डिफाइन करता है कि हमारे पास जो डेटा है वो कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड हुआ है, और हमारे पास जो डेटा है वो ज़्यादातर कहाँ पे लाई करता है। इस बॉक्स प्लॉट को अगर हम देख लें तो ये हमारे पास Q1 है, ये मिडिल पॉइंट है, मीडियन है, Q2 है, ये Q3 है। इस पॉइंट Q3 माइनस Q1, ये हमारे पास ये हिस्सा आता है। ये जो हिस्सा है ये हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज है, और ये हमारे पास डिफाइन करता है कि हमारे पास डेटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, मतलब इसकी स्प्रेडनेस कहाँ से कहाँ तक है। तो ये हमारे पास डेटा की स्प्रेडनेस है कि हमारे पास डेटा यहाँ से यहाँ तक स्प्रेड हुई है, और इस ज़्यादातर डेटा हमारे पास यहाँ पे भी लाई करता है। इससे Q3 से आगे और Q3 से नीचे हम फिर आउटलायर्स डिफाइन करते हैं कि हमारे पास एक डेटा सेट है, उसमें जिस तरह मैंने स्क्यूनेस की बात की कि उसमें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होंगे और मिनिमम वैल्यू होंगे। मैक्सिमम वैल्यू भी आउटलायर्स हो सकती है और मिनिमम वैल्यू भी आउटलायर्स हो सकती है। लेकिन आउटलायर्स हम डिफाइन किस तरह करेंगे, हम एक डेटा सेट में से आउटलायर्स निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए हमारे पास इंटर क्वांटाइल रेंज को निकालना पड़ेगा। तो इंटर क्वांटाइल रेंज क्या है, तो हम पहले क्वांटाइल्स को डिफाइन करते हैं, Q1 डिफाइन करते हैं, Q2 Q3, वो किस तरह डिफाइन करते हैं, वो इस तरह डिफाइन करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज डिफाइन करते हैं कि इस Q3 वाले पॉइंट से Q1 वाले पॉइंट को माइनस कर लो, तो ये जो रेंज आ जाती है ये हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है। यहाँ तक क्लियर है। और ये हमारे पास जो हम डिफाइन करते हैं प्लॉट्स में से, तो हम बॉक्स प्लॉट से इसको डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास ये बॉक्स प्लॉट है, इससे हमारे पास ये इंटर क्वार्टाइल रेंज है, ये Q1 है, ये Q3 है, और इसके दरमियान जो है इंटर क्वार्टाइल रेंज है। सर मेरा क्लियर? एक क्वेश्चन था जी कि अगर जैसे इंटर क्वार्टाइल है उसमें अगर जी हो सकता है हमारा डेटा ज्यादा हो ना, ह्यूज जी डेटा जी यहीं पर, ये वाला में जी जी इम्पोर्टेंट, लेकिन ये भी जी तो हो जी सकता है ना कि Q1 वाले में ज्यादा डेटा हो, Q4 में ज्यादा डेटा हो, Q बीच में कम डेटा हो, तो हमें हम्म, वो वाले एंड्स चाहिए हो, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे फिर, अगर हमें जिस तरह मैं, Q1 अगर इस हम पार्ट में यहाँ, ज्यादा डेटा है और लास्ट वाले पार्ट में बीच में कम या है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये परसेंटेज है ही नहीं, ये है परसेंटाइल। जिस तरह मैंने कह दिया कि परसेंटाइल का मकसद यही होता है कि ये जो 25% डेटा है ये इक्वली होगा, हर क्वार्टाइल में इक्वल डेटा होगा। ये हर क्वार्टाइल में डेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इस तरह नहीं कि इस क्वार्टाइल में डेटा ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, फिर इसमें ज्यादा होगा, फिर इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि ये परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटाइल है। परसेंटाइल का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो 25% डेटा है, ये 25%, ये उनकी जो क्वांटिटी है ये इसकी क्वांटिटी भी वही है, इसकी जो क्वांटिटी है इसकी भी क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी की बात है, नंबर्स काउंट की बात हो रही है कि इस हिस्से में हमारे पास जितनी काउंट की डेटा है वो इस हिस्से में भी है, इस हिस्से में भी है, इस हिस्से में भी है। तो ये काउंट करता है कि हमारे पास इतना डेटा इस क्वार्टाइल में होना चाहिए, इतना डेटा इसमें इसमें इस क्वार्टाइल में इतना, और इसमें इतना। तो हमारे पास ये हो ही नहीं सकता कि हमारे पास Q1 में डेटा सबसे ज्यादा हो, फिर इससे इसमें थोड़ा कम हो, फिर उसमें ज्यादा हो, फिर इसमें कम हो। क्वांटाइल हमारे पास जो पूरा डेटा सेट है उसको इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। क्लियर यस हो गया सर। सर? यस सर, और सही आउटलायर्स हमारे इंटर क्वार्टाइल में भी आ सकते हैं ना आउटलायर्स? नहीं नहीं, एटर क्वार्टाइल जिस तरह मैंने हम अगर कर लेना, जिस तरह मैंने सर यहाँ से पहले डिफाइन किया हुआ था यस कि सर, ये हमारे वाला। पास ये हो गया, हमारे पास आउटलायर्स यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, और हमारे पास आउटलायर्स यहाँ आएंगे। या मैंने एक सॉरी, ये देख ले, ये देख ले, क्वार्टाइल्स हमारे पास Q1 से बाहर आएंगे और Q3 से बाहर आएंगे। ये देख ले, आउटलायर्स यहाँ पे लाई करता है और यहाँ पे लाई करता है, लेकिन इस रेंज में हमारे पास आउटलायर्स नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि हमने क्वार्टाइल से डेटा डिस्ट्रीब्यूट इस तरह किया है कि हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज में हमारे पास अपना डेटा जाए जो हम अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, या जो डेटा हमें रिक्वायर्ड हो, और हम आउटलायर्स यहाँ से रिमूव कर देते हैं। आउटलायर्स के लिए फिर हमारे पास एक फार्मूला है, उसको हम अप्लाई करके खुद ब खुद हमारे पास जो आउटलायर्स है वो निकल जाते हैं।
यस सर, अब क्लियर है। आपने कहा कि वो अरेंज इस तरीके से करते हैं डेटा को कि वो जी इंटर सर। क्वार्टाइल हमारा इंपॉर्टेंट डेटा होता है, वो यहाँ आउटलायर्स खुद ही साइड पे हो जाते हैं। यस, जी तो सर, जी सर, क्योंकि एक मैक्सिमम यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू आएंगे और एक यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आएंगे। तो यहाँ पे जी, यहाँ पे हमारे पास जो अपना डेटा है जिससे हम इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं, जो हमारे काम का डेटा हो वो इंटर क्वार्टाइल रेंज में हम डिफाइन कर देते हैं और आउटलायर्स हम निकाल लेते हैं। तो फिर आउटलायर्स हम किस तरह निकालते हैं? जिस तरह हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गई, इंटर क्वार्टाइल रेंज किस तरह निकालते हैं हम? Q3 माइनस Q1। यहाँ पे यही है, डिस्टेंस बिटवीन 25th एंड 27th परसेंटाइल, ये हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज है। तो 25th हमारे पास Q1 है, 75th परसेंटाइल हमारे पास Q3 है। तो ये डेटा हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज है। और इससे हम आउटलायर्स किस तरह डिफाइन करते हैं? तो ऐसा डेटा जो इस फार्मूले से जो हमारे पास डेटा निकलता है इससे छोटा हो और इससे बड़ा हो, तो ये हमारे पास आउटलायर डेटा होगा। ये किस तरह? तो ये फार्मूला जो है ये हमारे पास ये डिफाइन करता है, और ये जो फार्मूला है डेटा इज ग्रेटर देन, ये हमारे पास यही डिफाइन करता है। ये हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज है। इंटर क्वार्टाइल रेंज से हमारे पास ये हम ऐड कर लेंगे और चेक कर लेंगे अपने डेटा में से कि इस डेटा में से जो डेटा इससे बाहर हो वो हमारे पास आउटलायर है। यहाँ ये इंटर क्वार्टाइल रेंज है, इसको हम यहाँ इस ये माइनस कर लेंगे और चेक कर लेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज, इस रेंज से हमारे पास जो डेटा छोटा हो तो वो हमारे पास आउटलायर है। तो अगर हम इस फार्मूला को देख ले तो इससे हमें सही समझ में आ जाएगा कि डेटा जो लेस हो इस रेंज से वो भी आउटलायर है, डेटा जो इस रेंज से ज्यादा हो तो वो भी हमारे पास आउटलायर है। और ये फार्मूला हमारे पास ये डिफाइन करता है, इस रेंज से बाहर हो वो भी आउटलायर है, और हमारे पास इस रेंज से बाहर हो तो वो भी आउटलायर है। समझ आ गई बात? सर ये लेस देन होगा डेटा तो सही है, जी जी मतलब जी ये है डेटा लेस जी जी, देन, ये इस ये बात। लेस है। जी जी, ये फार्मूला यही है सर, बस आप इसको इस तरह यहाँ पे विजुलाइज कर ले, आपको समझ आ जाएगी। ये फार्मूला यही है और ये फार्मूला यही है, ये आउटलायर्स डिफाइन करता है। इस फार्मूले से आउटलायर यहाँ पे डिफाइन होंगे और इस फार्मूले से आउटलायर यहाँ पे डिफाइन होंगे, बस। ओके, ये सर अब क्लियर हो गया। इसका मतलब ये डेटा जो लेस है ना, ये आउटलायर्स होंगे, जो ये अगर ये एक्सप्रेशन आउटलायर्स है जी, ये ये आउटलायर्स है। ये हमारे यस पास आउटलायर्स की डिफिनीशन है। यस आउटलायर्स की डिफिनीशन क्या है कि इस फार्मूले से जो लेस होगा, इससे हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स आएंगे, उस डेटा यस पॉइंट से जो डेटा पॉइंट्स लेस होंगे वो आउटलायर्स होंगे। इससे जो हमारे पास डेटा पॉइंट्स आएंगे आएंगे इससे अगर कुछ डेटा पॉइंट्स डेटा होंगे तो हमारे पास आउटलायर्स होंगे। क्लियर सर? यस सर, बिल्कुल, थैंक यू। ओके, तो फिर हम यहाँ पे अपने नोटबुक पे आ जाते हैं। जिस तरह मैं कह दिया क्वांटाइल्स और परसेंटाइल्स, तो फिर हम इसको नमपाई से डिफाइन करते हैं, तो हम एनपी कॉल करते हैं, उसमें हम क्वांटाइल डिफाइन करते हैं। क्वांटाइल मेथड है, उसमें हमारे पास जो पैरामीटर है वो हम कॉलम को डिफाइन करते हैं कि फूड कंजम्पशन में से हमारे पास जो CO2 एमिशन है वो कॉलम उठा लो, उसकी क्वांटाइल निकाल लो। क्वांटाइल किस तरह निकालो? 0 से 25%, Q1 25 से 50%, Q2 50 से 75%, Q3, और ये 1 आ गया। तो हमारे पास 4 हिस्सों में डेटा डिवाइड हो गया। एक 0 से 5.21, ये हमारे पास 25% डेटा है। फिर 5.21 से 16.53 तक और 25% डेटा है, ये हमारे पास मिड हो गई। 16.53 से 62.57 तक हमारे पास Q3 हो गई कि 75% डेटा इस यहाँ पर लाई करता है। और इससे आगे 17.17 हमारे पास ये एक्सट्रीम वैल्यू है, ये लास्ट वैल्यू है हमारे पास इस CO2 एमिशन की। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट डेटा जो स्टार्ट है वो 0 है, और सबसे लॉन्गेस्ट डेटा जो है या बिग डेटा जो बिग पॉइंट जो है वो 17.12 है। और इसकी जो क्वांटाइल्स है वो यही है कि 25% डेटा इससे लेस है, 50% डेटा इससे लेस है, 75% डेटा इससे लेस है, और पूरा डेटा इससे लेस है। समझ आ गई बात? और इसको क्वांटाइल को डिफाइन करने के लिए हम ये डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि नहीं मेरे पास सारा डेटा नहीं, मेरे पास डिफाइन कर लो, मिड को डिफाइन कर लो। ये हमारे पास मिड आ गई कि ये हमारे पास Q2 हो गई। 50% जो डेटा होगा वो 16.53 से लेस होगा। यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ कि नहीं मुझे 0.25% डेटा चाहिए, वो यही होगा 5.21। मैं कह रहा हूँ कि नहीं मुझे चाहिए कि मेरे पास जो
40% डाटा हो, 40 परसेंटाइल मुझे निकाल दो। ये 40 परसेंटाइल निकल गया कि 11.026 से 40% डाटा लेस होगा। ये 40 परसेंटाइल का मतलब है। समझ आ गई बात? आई नो कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर अगर कोई क्यूरियस है इसको नहीं सर, एक्सप्लोर करना। इतना जी जी इंशाल्लाह इशू नहीं होगा। एक बार खुद भी प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी जी समझ में जी आ जी गई है। जी 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 ये वही क्या है, सॉरी, डायग्राम है कि हम इंटर क्वार्टाइल रेंज और आई क्यू आर और आउटलायर्स। अच्छा सर, फिर एक जी सर ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं वही 1.5 फार्मूला। IQR जो जी हमारा फॉर्मूला जी 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 से कैलकुलेट करके दे रहा है ये। ये मैंने क्वार्टाइल्स डिफाइन कर दिए। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे वो क्वार्टाइल्स आपको डिफाइन करना चाहूँ तो ये हमारे पास है 0, 0, 0.25, 0.5, 0.75 और 1। ये हमारे पास क्वांटाइल्स निकल गए। तो इस पॉइंट पे हमारे पास जीरो वैल्यू है, ये 0 है। ये Q1 है तो Q1 हमारे पास 5.21 है, ये इधर आएगा। ये मिड वैल्यू है, ये 16.53 है, ये 16.53, ये हमारे पास यहाँ पे मिड में आएगा। ये 62.57 है, ये यहाँ पे आएगा। और ये 17.17 है तो ये यहाँ पे आएगा। तो ये पूरा डेटा सेट है, ये पूरा डेटा सेट के उनके क्वार्टाइल निकाल लिए, लेकिन उनमें डिफरेंस कौन कौन सा है? 25%। 25% डेटा यही है अपने हमारे पूरे डेटा सेट का। फिर हमारे पास जो, सॉरी, हमारे पास जो फिर 25% डेटा है वो इस रेंज से 5.21% से 16.53 है। फिर हमारे पास 25% डेटा 16.53 से 62.5 है। फिर हमारे पास 25% डेटा 62.5 से 1712 तक है। तो ये हमारे पास क्वांटाइल्स डिपेंड हो गए। फिर हम आई क्यू आर डिफाइन करते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने एमिशन बाई कंट्री निकाल दी कि हर कंट्री में से हमारे पास CO2 एमिशन कितना हो रहा है। तो मैंने जिस तरह पहले डिफाइन किया कि हम ग्रुप बाई से इंडेक्सिंग डिफाइन करते हैं कि हमारा इंडेक्स कौन सा हो, तो मैंने ग्रुप बाई से कंट्री को इंडेक्स डाल दिया और मैंने CO2 एमिशन की सम निकाल दी कि हर मुल्क में से एमिशन कितना हो रहा है। तो ये हमारे पास एमिशन है। अल्बेनिया में इतना एमिशन हो रहा है, अल्जीरिया में इतना, फिर आगे जाके जिम्बाब्वे तक आ गया हुआ है कि हर मुल्क में हमारे पास CO2 एमिशन इतना इतना हो रहा है। फिर हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल डिफाइन करते हैं। जिस तरह मैंने इस फार्मूले से आपको दिखा दिया कि मैंने इसको मिटाकर 0.2 रख दिया तो हमारे पास 0.25 आएगा, 0.40। हम क्वार्टाइल्स डिफाइन कर देते हैं। क्वार्टाइल्स कौन कौन से? Q1 और Q3। Q1 हमारे पास 25% है, Q3 हमारे पास 75% है। तो मैंने यहाँ पे Q1 डिफाइन कर लिया कि हमारे पास क्वांटाइल निकाल लो एमिशन बाई कंट्री का कितना, 25%। फिर क्वांटाइल निकाल लो एमिशन बाई कंट्री का कितना, 0.75%। ये हमारे पास Q1 और Q3 आ गया। फिर IQR हमने डिफाइन किया कि वो Q3 माइनस Q1 होगा। तो ये हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज निकल गया इस डेटा का, कि हमारे पास इस डेटा का इंटर क्वार्टाइल रेंज यहाँ से निकल आ जाता है। ओके। ये फिर हमने जी, ये फिर सर ये ये जो सर ये 50% डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना, इंटर जी क्वार्टाइल 50 जी 50%। जी 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 बीच में हमारे पास जो डेटा हो जो हमें चाहिए होता है। यस। फिर हमने लोअर फेंस डिफाइन की और अपर फेंस डिफाइन की। जिस तरह ये इंटर क्वार्टाइल रेंज -1.5 मल्टीप्लाई IQR, ये हमारे पास लोअर फेंस है यही। और अपर फेंस हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज +1.5 मल्टीप्लाई IQR, ये हमारे पास अपर, ये निकल आ गया। तो हमारे पास एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ गई अपनी डेटा की। फिर हम आउटलायर्स के नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे और हमारे पास जो ये डेटा सेट है उसमें से हम देख लेंगे कि ऐसे डेटा पॉइंट्स जो हमारे पास या तो लोअर हो, लोअर से कम हो, और या हायर से ज्यादा हो। ये क्या मतलब हुआ? ऐसा डेटा पॉइंट्स जो इस पॉइंट से कम हो और इस पॉइंट से ज्यादा हो, वो निकाल दो। तो जब हमने ये अप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये डेटा पॉइंट आ गया कि हमारे पास कंट्री में तो अर्जेंटीना के जो वैल्यू है वो हमारे पास आउटलायर है अपने डेटा सेट में से। तो डेटा सेट्स में से आउटलायर हम इस तरह निकालते हैं कि हम क्वार्टाइल डिफाइन कर देते हैं। क्वार्टाइल के बाद फिर हम IQR निकाल लेते हैं। IQR किस तरह निकलती है? Q3 माइनस Q1। Q3 क्या है? ये 75 परसेंटाइल है। Q1 क्या है? वो 25 परसेंटाइल है। 75 परसेंटाइल माइनस 25 परसेंटाइल, तो वो 50% डेटा हमारे पास IQR में आ जाता है। फिर हम लोअर लिमिट डिफाइन करते हैं। लोअर लिमिट किस तरह डिफाइन होती है? Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई IQR,
क्यू 3+1.5 मल्टीप्लाई आई क्यू आर। ये हमारे पास लोअर है, ये अपर है। लोअर से जो डेटा हमारे पास लोअर होगा, ये देख ले कि हमारे यस सर। पास इस रेंज से जो डेटा लोअर होगा वो भी आउटलायर है, या इस डेटा से हमारे पास जो डेटा मैक्सिमम होगा वो भी हमारे पास आउटलायर है। और इस डेटा में हमारे पास जो आउटलायर है वो सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो है अर्जेंटीना की। यस सर बिल्कुल, ये जो ज्यादा है अपर से ज्यादा होगा वो आउटलायर है, और लोअर से जो कम होगा वो आउटलायर है। तो इनमें बिल्कुल जी दोनों भाई। में देखिएगा कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए ना, क्योंकि और जी लगाए आपने जी ऑपरेटर, जी तो जी। उसमें दोनों अगर की कुछ, दोनों अगर ट्रू दोनों। फॉल्स है, जी, ट्रू फॉल्स है ना, बूलियन है ना, यस ये और लगा हुआ है, कोई भी ठीक हो जाए या दोनों ठीक हो जाए या दोनों गलत हो जाए, वो हमारे पास निकल आएगा। यस सर। एनी क्वेश्चन, किसी को कोई समझ ना आई हो? सबको क्लियर है? ओके, आई थिंक ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है ये स्टैटिस्टिक्स में, लेकिन यही है कि अगर कोई डेटा साइंस में आगे आगे जाना चाहता है तो स्टैटिस्टिक इज़ मस्ट। मैं खुद भी मैथमेटिक्स से हूँ, मैंने बैचलर्स मैथमेटिक्स में किया है, लेकिन मैं अब सारा जो मेरा फोकस है वो स्टैटिस्टिक्स पे है, और मैं आगे सर भी डेटा साइंस के जी लिए, सर डेटा साइंस के लिए सिर्फ मैथमेटिक्स इतनी मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो स्टेटिस्टिक है वो तो 95% पूरी की पूरी डेटा वो साइंस है सर ही। जी। आप जो बात कर रहे हैं ये हाई लेवल की बात कर रहे हैं, आपके कोई आगे रिसर्च में जाना चाहे, रिसर्च पेपर लिखना चाहे, कोई हाई लेवल रिसर्च करना चाहे, तो उसमें हमारे पास डेटा स्टेटिस्टिक्स बहुत एक्सट्रीमली आपकी स्ट्रांग होने चाहिए। लेकिन अगर आप डेटा साइंस में ट्रांजिशन करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, और या कोई एमएस में जाना चाहते हैं, तो आपको स्टेटिस्टिक बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, एक्सट्रीम ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए जी कि बिल्कुल सर, जिसमें मतलब कि जी देखिए सर, जी जी मशीन लर्निंग है उसके लिए फिर आपको जी मैथमेटिक्स आनी चाहिए। मतलब इसकी जी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी हुई है ना, एक जी साइड जी पे मैथमेटिक्स है, दूसरी साइड पे स्टेटिस्टिक है। जी तो जी हर बंदे के एक पर्सनल व्यू होते हैं। मैं खुद जी चूंकि कोशिश कर रहा हूँ, मेरी मैथमेटिक्स भी एवरेज, एबाव एवरेज, और स्टेटिस्टिक जो है वो भी इसी तरह ही है ना। जी 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 तो जी। लेकिन ये चीज ये कंसेप्ट पता है, ये आप। स्टेटिस्टिक्स, ये स्टेटिस्टिक इतना मसला नहीं है, क्योंकि अब तो ज़्यादातर लाइब्रेरीज इस तरह है कि उसमें बस एक कमांड से हमारे पास कुछ सब कुछ निकल आ जाता है। लेकिन जब हमें रिसर्च वाली साइड पे जाना हो ना, हमें मास्टर्स में रिसर्च करना हो या पीएचडी पे, तो फिर वहाँ पे हम मैथमेटिकल फॉर्म उसको छेड़ते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म में हम किस तरह इसको सही कर सकते हैं, या हमारे पास अगर एक्यूरेसी कम हो हम इसको किस तरह ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिर वहाँ पे हमारे पास मैथमेटिकल्स इक्वेशन आ जाते हैं, हम उसको छेड़ते हैं। लेकिन डेटा साइंस के अगर हम सिर्फ इंडस्ट्री की बात करें, तो इंडस्ट्री में मैथमेटिक्स को इतना नहीं पूछता, बस आपको कमांड्स आनी चाहिए, आपको लाइब्रेरी का पता हो कि इस लाइब्रेरी से हम स्टेटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं, तो यही है। लेकिन आपकी बात ठीक है, वैसे भी स्टेटिस्टिक्स स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब कि स्टेटिस्टिक जो है ये इनडायरेक्टली वो है डेटा साइंस में रिसर्च के लिए। जी, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली। डायरेक्टली सही है। मैं मतलब स्टेटिस्टिक्स कि जी स्टेटिस्टिक मशीन ल हमने जी सर दो तीन सब्जेक्ट पढ़े ना, इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक अलग पढ़ी है, हम्म प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलग, और इंट्रोडक्शन टू स्टेटिस्टिक्स अलग, ये तीन सब्जेक्ट जी पढ़े। तो जी मतलब जितना मैंने पढ़ा है, तो उससे तो यही हिसाब है कि जी आपने एम जो एस डेटा। जी आपने ये जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं ना, इसको आप स्ट्रॉन्ग कर ले। इसमें सिर्फ ये जो बेसिक्स है, आज जो मैंने ये कर लिया, ये बेसिक थे, इसको स्ट्रॉन्ग कर ले। इससे आगे कुछ हमारे पास चांसेस है, प्रोबेबिलिटीज है, उसमें एक थ्योरम है, bayesian थ्योरम है, एक दो तीन थ्योरम्स और है, उसको आप स्ट्रॉन्ग कर ले, तो आपका जो इस लेवल का मशीन लर्निंग और इस लेवल का डेटा साइंस है वो 90% कवर होता है। बाकी 10% हमारे पास हायर लेवल है, और वो सिर्फ रिसर्च है। लेकिन 90% जो डेटा साइंस है वो हमारे पास बैचलर्स में जो भी स्टेटिस्टिक्स हमें पढ़ाते हैं, अगर हमें वो सही से आता हो, सही से, तो हमारा डेटा साइंस, मशीन लर्निंग सब कुछ कवर है। जी बिल्कुल सर, शुक्रिया। जी 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 सर फैजान। यस सर, फीडबैक देना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, समझ आ गई थैंक यू चीजें। सर। ठीक यूनिवर्सिटी है। में पढ़ा था, ये समझ नहीं आता था, स्टैट्स का कोर्स था तो अभी मैं किया था। खुद मैं जी जी मैं खुद मैथमेटिक्स से हूँ, लेकिन हमने जो पढ़े थे मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन बस सिर्फ पेपर निकाल लेते। अभी यहाँ आके मैंने जब ये यहाँ पे प्रेजेंट करना चाह रहा था, तो मैंने खुद तकरीबन 3-4 दिन से ये मैं स्टडी कर रहा था। तो मुझे खुद भी अभी आपके साथ साथ मुझे भी क्लियर हुआ है, जिस तरह सर जफर कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ समझना है तो वो पढ़ा ले, तो वो आपको भी समझ आ जाएगी, दूसरों को भी आ जाएगी। और हमारा एक प्रोफेसर था, रहमतुल्लाही नाम था उसका, मैथमेटिक्स का प्रोफेसर है, वो कह रहा था कि अगर आपको मैथमेटिक्स समझना है तो उसको पढ़ाओ,
चाहे दूसरों को अगर समझ नहीं आई तो आपको खुद तो समझ आ जाएगी ना। तो मैथमेटिक्स यही है कि अगर आप इतना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा, वरना थ्योरी से ये कुछ नहीं होता, आपने प्रैक्टिस लाजमी करना है। यस सर, बिल्कुल। बिल्कुल और सर इस इम्पोर्टाइल वगैरह सब सही से समझ आ गया, ये पहले नहीं आती थी चीजें कि क्या है ये, तो और जी भी जी बहुत जी सारी टर्म्स थी। जी थैंक जी यू सो सर, मच। इसको इसको तकरीबन ये मैं 4 सीरीज में कवर करूंगा, ये पहला सीरीज था, इसको 3 सीरीज और हो गए इंशाल्लाह। तो ये स्टेटिस्टिक्स हम सारा कवर करेंगे, हमें जितना डेटा साइंस में चाहिए। तो इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट सैटरडे को हो गया या अगर अगले हो गया, तो कोई अगर कोई स्टेटिस्टिक्स पढ़ना चाहता है तो मैं इसको 4 सीरीज में आगे मजीद लेना चाहूंगा। तो सर इंशाल्लाह बिल्कुल तीन, करें। जी जी जी, तीन यस। तीन सीरीज, जी 3 सीरीज इसको और भी आएंगे इंशाल्लाह, उस पर हम इसको पढ़ाएंगे। और सारे मैं स्टेटिस्टिक्स के जो कंसेप्ट पढ़ूंगा वो मैं शेयर कर दूंगा, तो आप भी खुद से पढ़े और हम मिलके इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर काइंड ये स्लाइड्स वगैरह ये जो नोटबुक है जी वो मैं शेयर कर लीजिए। जी मैं गेटहब पे अपलोड करके ये सब कुछ आपको शेयर कर देता हूँ उस लिंक में से। ओके सर, ठीक ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर फरहान है? जी सर। जी सर, हाँ बस हम एंड कर देते हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट